हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो और वीडियो सभी को है क्लियर? हाँ भाई, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी को? थम्स अप कर दीजिए एक बार। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए, हाँ भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। आपसे मिलने कौन आया था? तुम्हें कैसे पता चला? एक स्टूडेंट आया था आज डाउट नेट में, दिल्ली का ही था। चलो, 2 बार होगा न्यूज़पेपर में, आता नीट का पेपर 2 बार होगा। इस बार तो नहीं हो रहा, अगली बार से हो सकता, लेकिन अभी तो नहीं होगा। चलो भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम संधारित्र के लेक्चर नंबर 2 पर आ चुके हैं। एक्चुअल में अगर एक तरीके से देखा जाए तो आज से ही हम धारिता या संधारित्र को समझना शुरू करेंगे। कल की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक सी बातें करी थी। हमने वैसे पिछली क्लास के या पिछले चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। बाकी आज की क्लास ही इंपॉर्टेंट है। आज से हम धारिता के बारे में जानेंगे, संधारित्र को समझेंगे। फिर आज की क्लास में हम संधारित्र में संचित ऊर्जा भी देखेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता भी देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र को भी हम आज ही की क्लास में देखेंगे, मतलब बेसिक इसका समझ लेंगे। फिर कल की क्लास में पराविद्युत का प्रभाव देखेंगे, संधारित्रों का संयोजन देखेंगे और आवेशों का सहभाजन, है ना। मतलब मैन या मैक्सिमम बात जो है वो लेक्चर नंबर 2, मतलब आज दूसरा है, तीसरे और चौथे में हम समझेंगे। बाकी तो ये लास्ट की बात भी थोड़ी सी ही देर की होती है। चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, आज समझेंगे संधारित्र और धारिता होती क्या है ना। धारिता मतलब क्या होता है, संधारित्र होते क्या है। तो सबसे पहले हम समझते संधारित्र क्या होते हैं, संधारित्र क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखिए, तो अब हमें बिल्कुल बेसिक सी बातें कुछ पता है। क्या बातें पता है हमें पता है कि यार हमारे पास अगर कोई भी एक चालक होता है, ठीक है, एक चालक, तो संधारित्र क्या, बेसिकली एक चालक ही है। अगर मेरे पास एक गोल चालक है ना, वैसे गोली क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे चीजें आसान होती है समझने में, इसकी बल रेखा वगैरह का सारी बातें हमें अच्छे से पता होती है, तो हम गोल से ही शुरू करते हैं और दुनिया भी गोल है सर। तो अगर मेरे पास एक गोलीय चालक है, तो इस चालक के अंदर अगर मैं आवेश देता हूं, तो क्या होगा। अगर मैं इसे लाल आकर आवेश देता जाता हूं, तो क्या होगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। तो यहां पर अगर हम आवेश देते जाते हैं तो क्या होगा सर, आवेश देते जाओगे तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ इसका विभव भी बढ़ेगा। क्या होगा, इसका विभव भी बढ़ेगा। तो यहां पर जब हम इसे आवेश देंगे तो आवेश देने से विभव बढ़ता है। तो Q जो होता है वो समानुपाती होता है V के। Q क्या होता है, समानुपाती होता है V के। जितना ज्यादा आप आवेश दोगे उतना ज्यादा विभव बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप आवेश दोगे उतना ज्यादा विभव बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप आवेश दोगे उतना ज्यादा विभव बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप आवेश दोगे उतना ज्यादा विभव बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो सर ऐसे तो क्या मैं किसी भी वस्तु को अनंत आवेश दे सकता हूं, अनंत विभव ला सकता हूं? क्या मैं किसी को अनंत आवेश देके अनंत विभव ला सकता हूं? अनंत आवेश दिया जा सकता है क्या? हाँ भाई, क्या राय है आपकी इस सब पर? क्या किसी को भी अनंत आवेश दे सकते हैं क्या? अनंत आवेश क्या लगता है आपको, अनंत आवेश दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? अनंत आवेश दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? हाँ सर, किसी भी वस्तु को अनंत आवेश नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों सर, अनंत आवेश का मतलब क्या है? सर अनंत आवेश का मतलब मैं बहुत बड़ा आवेश दे दूं, लेकिन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अगर वस्तु होगी
या जिसे कोई भी एक चालक होगा जिसे हम आवेश दे रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो उसके आसपास कोई ना कोई माध्यम होगा। क्या होगा? कोई ना कोई माध्यम होगा। तो ये जो माध्यम होगा इसके आसपास का जो माध्यम होगा, वो माध्यम क्या करेगा? वो माध्यम, हर एक माध्यम में, ये आगे चलकर हम वैसे पढ़ेंगे भी इस चीज को, बाकी मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूं अभी, है ना। बाकी वैसे इसको अभी ही आप पूरा भी समझ सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रखा है। तो क्या होगा, देखो यार, यहां पर आवेश देते जाओगे तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है, हर एक माध्यम की एक सीमा होती है, वो अपने अंदर से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलने देगा, या वो अपने अंदर से कितना विद्युत क्षेत्र बहने देगा। अगर वो उस सीमा को पार कर गया, अगर आपने जो विद्युत क्षेत्र लगाया वो उसकी सहनशीलता को पार कर गया, तो वो माध्यम जो है वो चालक बन जाएगा, और यहां से आवेश बहकर दूसरे चालक पर, या इसके आसपास जहां पर भी चालक होगा, या इसके आसपास जो भी होगा उस पर चला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे लाइटनिंग, या हमारे जो बिजली गिरती है वो है। बिजली भी इसी कारण गिरती है क्योंकि सर आवेश, अगर हमारे पास जो बादल होते हैं, बादल में क्या होता है सर, ऊपर की तरफ हवा का दाब बहुत कम होते जाता है, और वहां पे आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो आयंस जो है वो बादलों में इकट्ठे होते जाते। बादल क्या है? बादल सर हवा है, हवा गति करती रहती है, तो हवा गति करती है, उसमें घर्षण होता है, घर्षण की वजह से क्या होता है, आयंस एक जगह इकट्ठा होते जाते। तो जो बादल है, बादल क्या है? बादल है हवा, उसके अंदर वाटर वेपर, या उसमें पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदे, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे आयंस होते। अब क्या होता है कि वहां पर आवेश इकट्ठा होते जाता, और हम पृथ्वी को क्या मानते हैं? जीरो विभव मानते हैं। तो उसमें, है ना, अगर सर यहां पर हमारे पास ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी को अगर हम जीरो विभव मानेंगे, तो यहां पर अगर पॉजिटिव आवेश आते जा रहा, तो एक सीमा ऐसी होगी जब मामला हाथ से निकल जाएगा, है ना। मतलब ये वो वाली बात होगी ना, तुमको कब तक झेलेंगे, ये मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूं, चिंता ना करो। वैसे तुम्हारे बारे में भी तो सत्य ही है, लेकिन बस मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस आवेश को, ये यहां पर जो माध्यम है, जो वायु, वो कब तक झेल लेगी? कभी ना कभी तो इसके हाथ से बात फिसल जाएगी, या कभी ना कभी तो इसकी सीमाएं पार हो जाएगी। और जिस क्षण ऐसा होगा, तो यहां से कुछ आवेश गिर जाएगा नीचे की तरफ, या तुरंत नीचे की तरफ आएगा। और ये जो आवेश नीचे की तरफ गिरता है, इसे हम बोलते हैं बिजली गिरना। क्या बोलते हैं हम इसे? बिजली गिरना। तो यहां इसमें क्या हो रहा है? इसमें यह आवेश जो है वो अगर हम देते जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा अनंत आवेश दे दूं सर। एक समय ऐसा आएगा इसमें से आवेश बह जाएगा कहीं और दूसरे चालक पर, या पृथ्वी में गिर जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि हर एक को मैं अनंत आवेश नहीं दे सकता, लेकिन इतनी भी बात पक्का है कि सर आवेश बढ़ाऊंगा तो विभव बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब यह जो किसी भी माध्यम, एक छोटी सी बात यहां पे कंक्लूड कर देता हूं, फिर हम वापस हमारे टॉपिक पे आएंगे। किसी भी माध्यम के लिए अधिकतम कितना आवेश वह रख सकता है, वह उसके भंजन वोल्टता से पता चलता है। ठीक है, या भंजन विभव से पता चलता है ना। तो यह एक्चुअल में वह विद्युत क्षेत्र, लिखते हैं हम भंजन विभव या भंजन वोल्टता लिखते हैं इसमें, लेकिन यह वह विद्युत क्षेत्र का मान होता है जिससे ज्यादा यह सहनशीलता नहीं रख पाएगा माध्यम, वो माध्यम में से आवेश बह जाएगा। ठीक है, भंजन मतलब टूट जाएगा, इसके भंजन मतलब टूटना, भंजन मतलब क्या होता है? टूटना, इसके आगे वह टूट जाएगा। अच्छा, तो अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई सर कि किसी भी एक चालक को अनंत आवेश में नहीं दे सकता हूं। ये बिजली को हम कर देते हैं साइड में कि ये बिजली गिरी तो हमारे ऊपर ना गिरे बस। तो यहां पर एक Q, जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पर Q जो है, समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद में कांस्टेंट आता है C। ये जो C होता है यही होता है धारिता। ये क्या होता है? धारिता। एक्चुअल में संधारित्र क्या है सर? संधारित्र जो है वह एक चालक है, और चालक की धारिता जो है, धारिता, या इसे हम इंग्लिश में संधारित्र कैपेसिटेंस बोलते हैं, और यह इंग्लिश में संधारित्र को हम कैपेसिटर बोलते हैं, सॉरी, और यह क्या होगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा।
कि कितना हम इसमें अधिकतम मान दे सकते हैं। तो आवेश का अधिकतम मान कितना जाएगा, वो Q बराबर CV से पता चल जाएगा। अब C, जैसे C क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि सर हमारे पास एक चालक होता है। देखो अब ये इसलिए मैं विद्युत धारा चैप्टर आपको पढ़ा कर लाया, तो अब मेरे लिए जिंदगी आसान है और आपकी जिंदगी भी आसान है। आपको पता था इससे पहले कि सर V समानुपाती होता है I के और V बराबर IR हो जाता है। तो ये R जो होता है ये प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है सर, ये प्रतिरोध जो है वो चालक पर निर्भर करता है और चालक का गुण होता है, ये V और I पे निर्भर नहीं करता। जब भी हम फिजिक्स में समानुपाती का हटाते हैं और वहां पे जो नियतांक आता है वो नियतांक उस भौतिक उस सूत्र में जो दी गई भौतिक राशियों पे किसी भी तरह से निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे V बराबर IR, तो R जो होगा वो V और I पे निर्भर नहीं करता। तो उसी प्रकार से यहाँ पे Q बराबर होगा CV या Q समानुपाती था V के, तो C जो होगा वह आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करेगा। वह हमें चालक के बारे में बता रहा है, वह हमें माध्यम के बारे में बता रहा है कि आसपास का माध्यम क्या है और यहां पर आसपास का माध्यम क्या है साथ ही साथ, और इस चालक की आकृति क्या है। तो यह होती है धारिता। यह क्या होती है, धारिता। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है मेरी जिंदगी में कि मैं इसे पढ़ूं क्यों। मुझे यह बता सर Q समानुपाती होता है V का, यहाँ पे जो नियतांक आएगा उसे मैंने धारिता बोल दिया, लेकिन संधारिता समझ में आएगा सर, धारिता समझ में आएगा, लेकिन मैं इसे पढ़ूं क्यों, इसका असली फील क्या है जिंदगी में। ठीक है, अभी 15-20 मिनट और लगेंगे, मैं कहानी सुनाता रहूंगा आपको, आप कहानी सुनते जाइए, लिखना कुछ भी नहीं होगा। अभी पहले फील लेंगे हम। जैसे सर प्रतिरोध का पता मुझे, अगर कहीं पे प्रतिरोध है तो एक्चुअल में वो जो विद्युत ऊर्जा है उसको ऊष्मा में रूपांतरित कर सकता है। या प्रतिरोध सर मेरा ये मेरे घर में जो चार्जर है वो प्रतिरोध है सर, चार्जर से मजाक नहीं सर, चार्जर घूम जाता बहुत दिक्कत हो जाती है जिंदगी में सर, चार्जर की पिन टूट जाती है बहुत दिक्कत हो जाती है जिंदगी में। तो सर चार्जर से मजाक नहीं, हाँ लेकिन चार्जर क्या एक प्रतिरोध है, तो मतलब प्रतिरोध से मजाक नहीं सर। बल्ब भी क्या एक प्रतिरोध है सर, टीवी भी क्या एक प्रतिरोध है, पंखा भी क्या एक प्रतिरोध है सर। प्रतिरोध का तो यूज पता है मेरे को, प्रतिरोध तो जबरदस्त चीज है, प्रतिरोध तो जबरदस्त चीज है। लेकिन ये संधारित्र क्यों पढ़ूं मैं, जब मैंने प्रतिरोध ऑलरेडी पढ़ लिया, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं है मुझे, नहीं है मुझे, नहीं है मुझे। तो अब इसका पहले यूज समझ लेते कि मैं क्यों पढ़ूं इसे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लगा हुआ होता है और कहां लगा हुआ होता है। तो अभी जो संधारित्र होता है इसको आप देसी भाषा में तो अपने हमारे बोलचाल की भाषा में इसके कुछ और नाम होते जिससे आप पकड़ लोगे मैं क्या बोल रहा हूं। संधारित्र को एक्चुअल में हम कंडेंसर बोलते हैं, बजे दिल के तार बार बार। कंडेंसर नाम सुना है, कंडेंसर, हाँ भाई कंडेंसर नाम सुना है, कंडेंसर नाम सुना है, हाँ बस वही पढ़ रहे हैं हम, है ना। कंडेंसर फैन में होता है, संधारित्र कैपेसिटर या कंडेंसर इसे हम बोलते हैं, कंडेंसर हम इसे बोलते हैं, है ना। तो कंडेंसर जो होता है वो मोटर में होता है, कूलर में होता है, पंखे में होता है, ऐसी चीजों में होता है, ऐसी जगहों पर लगा हुआ रहता है जो मशीनें चलती है, जो मशीनें घूमती है, जिनमें यांत्रिकी या मैकेनिकल वर्क होता है, यांत्रिक कार्य होता है। कार्य या ऊर्जा को मैं अलग अलग रूप में दे सकता हूं, मैं ऊष्मा ले सकता हूं, मैं विद्युत ऊर्जा ले सकता हूं, मैं चुंबकीय ऊर्जा ले सकता हूं। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, जैसे हमने पढ़ा था कि चीज चलती है सर, हाँ पंखा चलता हुआ दिखाई देता है सर, मोटर घूमती हुई दिखाई देती है सर, गाड़ी के अंदर गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है ना। वैसे उसमें तो ECU वगैरह रहता है, उसके अंदर तो नहीं जा रहे हम, छोड़ दो उसे। हाँ कूलर सर, कूलर का पंखा हमें घूमता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात सर। तो एक्चुअल में उन सभी के अंदर लगा हुआ होता है कंडेंसर या कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है इसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है हमें इसे पढ़ना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल, अब मुझे लगता है इसे पढ़ना चाहिए। कोई पंखा चालू करके दे रही है कोई चीज, है ना, भर गर्मी में, चलो अभी तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लगने लग गई है, लेकिन वो दिन याद करो जब भर गर्मी थी। अब भर गर्मी में अगर कोई चीज मुझे काम करके दे रही है या कुछ कार्य करके दे रही थी, मुझे मेरी जिंदगी आसान बना रही थी, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। या इसके अलावा मोटर, मतलब मोटर की जरूरत तो अभी भी पड़ेगी, पानी ऊपर टंकी में चलाना है, हाँ मिक्सर में भी होता है, बिल्कुल सही बात, मिक्सर में भी होता है। मोटर जहां भी चीज घूम रही है, तो ये किसने करा? ये कैपेसिटर ने किया, कैपेसिटर ने करा। अब ये कैसे कर देता, ये कैसे कर देता है ना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्या एक्चुअल में कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर या संधारित्र जो है वो आवेश को अपने अंदर संचित करके रखता है। क्या करके रखता है?
आवेश को अपने अंदर संचित करके रखता है। जैसे प्रतिरोध था, प्रतिरोध किसी चीज का संचन या किसी भी चीज को अपने अंदर संरक्षित करके देख रहा था। न्यू सर न्यू, वो तो धारा आती धारा जाती, उसमें से धारा जो है वह ऊष्मा के रूप में निकल जाती, वो हमेशा लॉस करवा रहा था। वो क्या करवा था? हमेशा लॉस करवा रहा था। लेकिन ये क्या करता है? ये अपने अंदर आवेश को संचित करके रखता है, आवेश को पकड़ कर रख लेता है। हाँ, वॉशिंग मशीन, भाई तेरे घर में और भी कुछ घूम रहा है तो ये बता दे। हाँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, नहीं सॉरी वॉशिंग, हाँ फ्रिज में भी लगा हुआ होता है वैसे तो, है ना, कंप्रेसर लगा हुआ होता है क्योंकि उसमें वॉशिंग मशीन, मोटर, कूलर, मिक्सर और कुछ घूम रहा हो तो पहले एग्जांपल बता दो, फिर हम आगे समझ लेंगे। हाँ देखो, तो अब अगर हमारे घर में जो भी चीज घूम रही है, हाँ जूसर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, है ना, जो भी चीज घूम रही है तो अर्थ में, बहुत बढ़िया बेटा, फिर कौन था ये अर्थ वाला एग्जाम्पल देने वाला? संजय। संजय बेटा आपको, है ना, अभी अभी ये कमेंट करने के बाद में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अब देखते हैं आपसे भी बेहतर अगर कोई कमेंट कर देगा तो उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। पृथ्वी को हमने कैपेसिटर लगा के घुमा दिया, बहुत बढ़िया। तो एक काम कर, बंद भी करके आजा जरा, थोड़े दिन रुक जाएंगे हम, है ना, अभी बंद करके आजा, जब सोएगा ना अगली बार तो बंद कर देना उसे। तो अब बंद कर दिया, अब 2-4 दिन बाद या बहुत समय बाद चालू करना, तो हमें हमारे बढ़िया रात रहेगी, हम सोते रहेंगे 2-3 दिन तक। हाँ चलो देखो, हाँ चांद में भी लगा, चांद में तुम लोग लगाने गए थे, है ना। देखिए, तो अगर बेटा हेलीकॉप्टर में तो इंजन लगा हुआ होता है, इतनी भारी चीज भी नहीं घुमाना। मैं तेरे घर में हेलीकॉप्टर है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल या विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिकी ऊर्जा बनाता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ भाई, तो अब ये लगा हुआ होता है, सर ये कर क्या रहा है एक्चुअल में, ये कर क्या रहा है? तो ये क्या करता है, यह आवेश को संचित करके रखता है, आवेश को संचित करके रखता है। अच्छा सर, आवेश को संचित करके रख लिया, अब क्या कर लिया आवेश को संचित करके? ये क्या करता है, ये जब आपने स्विच बंद कर रखा तो ये अपने अंदर, स्विच जस्ट बंद होता है उसके पहले अपने अंदर आवेश ले लेता है, आवेश पूरा इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो, तो अब ये क्या करेगा, अब ये अपने अंदर का आवेश जो है वो पंखे पर, मतलब पंखे के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन पंखे पे या कूलर पे ऐसा फेंक के मारेगा आवेश, और जैसे ही उसे आवेश फेंक कर मिलता है तो वो घूमने लग जाती है। अच्छा सर, ये तो मेरे मजे नहीं आया इसमें। देख, आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी हम जब पंखा खराब हो जाता है, मोटर खराब हो जाती है, तो जब हम उसमें चालू करते हैं तो चालू करने के बाद तो चालू नहीं होती, लेकिन उसमें से आवाज आती है, ऐसी आवाज आती रहती है, और वो घूमता नहीं है, पंखा नहीं घूमता, है ना। या इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल देखा होगा, है ना, अगर आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में आजकल तो वैसे डब्बे बदल गए, लेकिन पुराने वाले जो नीले डब्बे आते थे उनमें बहुत बार ऐसा होता था कि पंखा ट्रेन का नहीं चलता था। अब क्या होता है कि नीचे बैठे वाले जो लोग होंगे जनरल कोच में, वो बार बार बटन को बंद चालू करेंगे, फिर भी चालू नहीं होगा वो तो। फिर वहां ऊपर एक भैया बैठे होते हैं, वो भैया अपने जेब में से सब पेन निकालते हैं और बड़ी कलाकारी से वो जो पंखे के बीच में है ना जालियां लगी हुई थी, उसके अंदर सब पेन डालते और ऐसा कर देते, घुमा देते, और जैसे ही वो घुमाते हैं नीचे बटन चालू रहती है, पंखा घूमने लग जाता है, है ना। और ये बात देखते ही नीचे वाले एकदम खुश, नीचे दीदी ऊपर देख रही है, अरे क्या बढ़िया काम किया, भैया शर्मा गए, हो। फिर उधर से दीदी ने, भैया धन्यवाद, आपने पंखा चालू कर दिया, दिल ही टूट गया ऊपर वाले भैया का। फिर भैया जो ऊपर से बैठकर नीचे वालों को, आसपास वाले जो उनको कहानियां सुनाते हैं कि अब भैया, लोग पूछते अरे ये कैसे चालू कर दिया, वो सुनाएंगे, अरे हम तो अभी कभी कभी क्या इलेक्ट्रिशियन का काम वगैरह भी करते थे, तो उसमें हमने सीखा है। ये तो सर छोटी मोटी बातें तो सबको आना चाहिए, करते इतना ठीक ठाक तो, है ना। आजकल के जमाने में तो लोग हर किसी छोटी छोटी बात पे दूसरों की मदद ले लेते हैं। हमारे घर में तो सर सब हम खुद ही कर देते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आज तो क्या हुआ, वो मेरा टिकट था एसी डब्बे का, लेकिन वो क्या कंफर्म नहीं हो पाया, तो अब इसलिए अब कहीं ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, अब मेरे को जाना भी जरूरी है, मेरी मीटिंग है अभी शाम की, तो वहां पहुंचना भी जरूरी है मेरे को, तो क्या करा, मैंने जनरल डब्बे में बैठ गया, वरना मैं तो
है ना। अब अभी मीटिंग करके आऊंगा, अभी मेरा रिजर्वेशन, अभी आते वक्त मैं फ्लाइट से आऊंगा वापस, लेकिन अभी क्या वो एसी डब्बे का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया था। मैं छोटे भाई को बोला, वो छोटा भाई पता नहीं कैसा रिजर्वेशन कर देता, कभी होता कभी कंफर्म ही नहीं होता। तो अब क्या करे, जाना भी जरूरी, क्योंकि आने का तो टिकट करवा लिया फ्लाइट का मैंने, तो अब जाना तो पड़ेगा फ्लाइट में वापस आने के लिए। तो इस वजह से फिर मैं जा रहा हूं, वरना मैं जनरल डब्बे में तो बैठता भी नहीं। तो वो पंखा चालू कर देते हैं। तो एक्चुअल में उनने पंखे में क्या हुआ है और उनने पंखा कैसे चालू कर दिया। देखो क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पास जो भी कोई भी मशीन होगी जिसमें ब्लेड होगी, तो हर एक चीज का एक इनर्शिया होता है, एक जड़त्व होता है ना। मतलब जैसे हमने देखा था जड़त्व जो देखा था, हमने देखा था कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व, विरामावस्था का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो हर एक का विरामावस्था का जड़त्व होता है। मतलब जो पंखे की ब्लेड थी वो भारी, उसका खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो अब उसमें अगर उसमें अगर आपको चालू करवाना है, तो अभी उसके पास क्या है, जड़त्व है, कौन सा, विरामावस्था का जड़त्व है। तो अगर आपको उसको चालू करवाना है, तो चालू करवाने के लिए उसके जड़त्व को पार करना पड़ेगा। तो अब जड़त्व पार ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए झटका देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारी विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा जो धीरे धीरे आवेश आएंगे, चल रहे, लेकिन वो तो क्या है, वो तो सर ढीठ है, पंखा है, उसका खुद का जड़त्व था, वो नहीं, उसको जब तक झटका नहीं मिलेगा तब तक वो चालू नहीं होगा। तो उसे एक्चुअल में झटका कौन देता है, ये झटका कौन देता है, ये कंडेंसर जो है वो झटका देने का काम करता है, झटका देता है। और ये जैसे ही झटका मिलता है, झटका क्या करता है, इसका जड़त्व को पार कर देता है, और जड़त्व को जैसे ही पार करता है तो वो गोल 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 घूमने लग जाए। अब विद्युत धारा मिलती जाएगी, वो घूमते जाएगा, विद्युत धारा मिलती जाएगी, घूमते जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मान के चलो आप बीच में खड़े हो, है ना, अब मुझे आपको गीला करना है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो एक पानी का पाइप लेकर आए और आपको ऐसे धीरे धीरे पानी गिर रहा है, उसमें से आप गिले होते रहो। ये कौन कर रहा है, ये तार में जो धारा आ रही है वो काम कर रही है। लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा सर, इसमें एकदम से गीले नहीं हो पाएंगे हम। लेकिन अगर मान के चलो मैंने तुम्हारे आसपास 5-6 लोग खड़े कर दिए बाल्टी में पानी भर भर के, और मैंने उन्हें बोला जैसे ही मैं सीटी बजाऊं एक साथ सब पानी फेंक देना, तो मैंने इधर से सीटी बजाई और उन्हें साथ में पानी फेंक दिया सब। तो जैसे ही पानी फेंका तो तुम्हारे ऊपर एकदम से 5-6 बाल्टी पानी आया और तुम तुरंत गीले हो जाएंगे। तो अगर ये तुम तुरंत गीले हो जाओगे इकट्ठा एक ही साथ में, तो वो कौन कर रहा है, संधारित्र कर रहा है। और जो आप एक बार गीले हो गए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अगर पानी आता रहे पाइप में से, तो तुम अब हमेशा दिन भर गीले रहोगे, है ना। मतलब क्या हुआ कि वो जो पानी आ रहा है धीरे धीरे वो क्या है, वो एक्चुअल में हमारे तार में विद्युत धारा थी। और झटका किसने दिया, झटका जो है वो संधारित्र ने दिया। क्या सभी को संधारित्र क्यों पढ़ना चाहिए, और ये जो फील है क्या सभी को आता है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में वो जो पंखे का या ट्रेन में जो पंखा रहता है, या हमारे घरों में भी कभी कभार जो मोटर चालू नहीं होती है, तो उसका पंखे का एक्चुअल में कंडेंसर या संधारित्र खराब हो जाता है। तो अब संधारित्र तो है नहीं झटका देने के लिए, तो क्या करा भैया ने, पेन से झटका दे दिया, तो वो चालू हो गया। आई बात समझ में, है ना। ये बोरवेल वगैरह की मोटर वगैरह जो स्टार्टर मोटर होती है ना, उसमें भी लगता है ये कंडेंसर, या इसको आप स्टार्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, स्टार्टर। मतलब ये स्टार्टर मोटर वगैरह जो होती है ना, देखा होगा बोरवेल की स्टार्टर मोटर, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ भाई, बोरवेल की स्टार्टर मोटर देखी तुम लोगों ने कभी, उसके अंदर अगर तुमने देखा हो तो ऐसे बेलनाकार रूप में बड़े बड़े सफेद रंग के या काले रंग के या नीले रंग के, है ना, मोटे मोटे बेलनाकार रूप में कुछ लगा हुआ होता है, वही एक्चुअल में कंडेंसर या वही संधारित्र है। आई बात समझ में। तो संधारित्र क्यों पढ़ना है ये समझ आ गया सभी को। तो इसलिए हम संधारित्र पढ़ रहे हैं। ये क्या देता है, ये झटका देता है, जिससे चीजें शुरू हो जाती है ना। इसका आप एक और छोटा सा एग्जांपल है, जिसको अभी भी नहीं भेजे में घुसी, एकदम बेसिक सा एग्जांपल समझा देता हूं। मान के चलो कि तुम सुबह 7 बजे बिस्तर में सोए पड़े हो, आलस खा रहे हो। तुम्हारे घर में एक आवाज आ रही है, तुम्हें जो बोल रही है, बेटा उठ जा, स्कूल चल जाना है, जल्दी उठ जा बेटा, दूध गर्म कर दिया है, दूध पी ले बेटा, चाय, या फिर अगर तुम दूध या चाय जैसा भी तुम्हारा
मामला हो घर पे, तो अगर तुम चाय पीते तो चाय बन गई है, जल्दी उठ जा, ब्रश कर ले, जल्दी से उठ जा, नहा ले, लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। ये सारी बातें आपके कान पे पड़े जा रही है, 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 पड़े जा रही है। और क्या कर रहे हो आप, जैसे ही आवाज आती है तो कंबल को, है ना, या चादर को इधर की तरफ घुमा लोगे, फिर आवाज आई, फिर इधर घूम के सो जाओगे, फिर आवाज आई, इधर घूम के सो जाओगे। आप उठने का नाम नहीं ले रहे हो। और अचानक से कहीं से उड़ता हुआ एक चाटा आपके गाल पर आता, तड़ाक से पड़ता है। चादर सीधी करोगे, उठोगे और अपने आप तुम ब्रश कर लोगे, बाथरूम में चले जाओगे, नहा लोगे, दूध पी लोगे, चाय पी लोगे, स्कूल चले जाओगे, स्कूल में पढ़ लोगे, घर आ जाओगे, घर पर सारा काम कर लोगे, दिन भर का पूरा काम कर लोगे, पढ़ाई लिखाई सब कर लोगे, खेल कूद सब कर लोगे, शाम को फिर सो जाओगे। तो वो जो चाटा था वो क्या था, वो संधारित्र था, वो एक कंडेंसर था। वो क्या था, एक कंडेंसर था। ठीक है, हाँ, वो पापा थे, बिल्कुल। तो हमारे घर में जो झटका हमें देते हैं हर काम के लिए, वो कौन है, हमारे पापा है। ठीक है ना, वो कौन है, संधारित्र है। हमारे घर में हमारे पापा जो है वो संधारित्र है। और बाकी तो सर मम्मी धारा बहाने का काम करते रहते, मम्मी तो बोलती रहती है, लेकिन उससे स्टार्टिंग पावर नहीं मिल पाती, लेकिन दिन भर का काम फिर सब पूरा होता जाता है। चलिए, तो यह चालक को लेकर हमें बेसिक सी बातें पता होना चाहिए। अब हमने धारिता के बारे में कुछ और बातें करनी है ना। तो संधारित्र में पता चल गया सर चालक का बना हुआ होता है, उसके अंदर की सारी कहानी हमें पता चल गई। फील भी आ गया कि सर क्यों करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। अब यहां पर धारिता क्या होती है, धारिता या हमने जो सी से चिन्हित किया या कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटेंस क्या होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं संधारित्र की धारिता, है ना, क्या बोलते हैं हम इसे, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का फील क्या है ना, या हमें क्यों पढ़नी चाहिए संधारित्र की धारिता, मतलब संधारित्र पढ़ना चाहिए, वो तो समझ में आ गया, लेकिन संधारित्र की धारिता क्या होती है ये समझना होगा हमें, है ना। अब देखो क्या होता है, ये जो संधारित्र होते हैं, अब जैसे प्रतिरोध होता था, प्रतिरोध का सब प्रतिरोधकता अलग अलग हो सकती थी, या प्रतिरोध में आर का मान अलग अलग हो सकता था, वैसे ही संधारित्र जो होगा उसमें उसकी धारिता अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मान के चलो, है ना, पापा का मूड भी अच्छा है, तुमने कल रात को बहुत पढ़ाई करी थी, है ना, सबने घर वालों ने देखा भी है, तो तुम्हें एक छोटा सा चाटा पड़ेगा, या हो सकता है एक जोर से आवाज आए और तुम उठ जाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने पिछले 3-4 दिन से तुम्हें एक काम बोला जा रहा था घर में, एक काम भी नहीं किया ना, तो तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो वो जो इतना सारा इकट्ठा हुआ था आवेश, वो एक ही बार में सुबह सुबह तुम्हें पड़ जाएगा, फिर उसके बाद में मामला तुम्हारा सही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक संधारित्र की धारिता अलग अलग हो सकती है। हाँ बिल्कुल प्रियंका बेटा, आपने जो फोटो भेजी है वो स्टार्टर है, स्टार्टर का उसको खोलना पड़ेगा ढक्कन, उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। स्पीड रेगुलेटर का काम नहीं बेटा, वो उसमें अलग कहानी होती है। देखो, तो अब ये धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है और क्या होता है, तो हमने पता चला सर Q बराबर CV होता है। अब C जो है वो हमारी धारिता थी। अब धारिता जो है ना, सबसे पहली बात मैं लिख देता हूं, यह Q और V पर निर्भर नहीं करती है। Q और V पर निर्भर नहीं करती है, Q और V पर निर्भर नहीं करती है, मतलब यह आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। आवेश बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ सकती है, लेकिन आवेश बढ़ाओगे विभव बढ़ सकता है, लेकिन धारिता नहीं बदलेगी। यह चालक के अभिविन्यास, मतलब कैसा रखा हुआ है वो, या उसकी आकृति कैसी है, आकृति और माध्यम पर निर्भर करता है।
किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। ये इन्हीं 2-3 बातों पर निर्भर करता है ना। मतलब जैसे प्रतिरोध था हमारा, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो था वह V और I पे निर्भर नहीं करता, वो प्रतिरोधकता पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, इन पर निर्भर करता था। अब आगे बढ़े, हम इसका और फील ले, उससे पहले इसमें Q बराबर CV से इसका मात्रक और विमा जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई बताओ, इसका मात्रक क्या लिखेंगे? Q बराबर CV लिखा हुआ है सर, तो इसे Q बटा V करके इसमें C। हाँ, ये मैं बोल रहा हूं वही वाली बात है यार, कांस्टेंट है, उसका मात्रक और विमा वगैरह निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, लेकिन ये इन पे निर्भर नहीं करता है। अब इसमें ये Q बटा V करेंगे तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा पहले निकाल लेते। तो सर आवेश कूलम हो गया, वोल्ट, मतलब सर वोल्ट तो वोल्ट ही होता है, विवो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कूलम प्रति वोल्ट क्या लिखा है? ये कूलम प्रति वोल्ट लिखा हुआ है। और कूलम प्रति वोल्ट जो है उसे हम क्या बोलते हैं? कूलम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं सर? कूलम प्रति वोल्ट को हम फराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फराड। और इसे चिन्हित करेंगे हम कैपिटल F से, FARAD, फराड, FARAD, फराड। ठीक है, तो यह इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब इसमें इसका मात्रक जैसे एक फराड क्या बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है? देखो एक्चुअल में हमें एक फराड कैपेसिटर की जरूरत नहीं, जैसे 1 ओम प्रतिरोध। देखो यार, छोटी छोटी बातों को फील होना चाहिए यार आपको जिंदगी में, अगर आप जी रहे हो तो, इस धरती पे जी रहे हो तो, आज के युग में जी रहे हो तो। हाँ, निधि ने एक और बात बोली, सबसे बढ़िया बात, उसको भी बताएंगे। निधि बढ़िया शांत रहे, पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको फील लेते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए यार कि हम जो वैल्यूज निकाल रहे हैं वो कैसी है, मतलब उनका फिजिकल या प्रैक्टिकल फील क्या है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये बता 10 न्यूटन का फोर्स क्या है, बहुत बड़ा फोर्स है या बहुत छोटा फोर्स है? 10 न्यूटन का फोर्स। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया तो तुम्हें क्या लगता है? तुम दब जाओगे, मर जाओगे, पिचक जाओगे, हाथ टूट जाएंगे, पांव टूट जाएंगे, या कुछ भी नहीं होगा? 10 न्यूटन का बल, तुम्हें क्या लगता है? 10 न्यूटन का बल बोल रहा हूं, 10 न्यूटन का बल क्या होगा? हाँ सर, 10 न्यूटन मतलब 1 किलो। 1 किलो, अरे सर 1 किलो की तो गेंद से हम खेल लेते हैं, है ना? सर 1 किलो तो कुछ नहीं होगा सर, 1 किलो में हमें कुछ नहीं होगा। तो 10 न्यूटन से तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर तुम मान कर तुम खुद 50 किलो के हो तो 50 किलो मतलब 500 न्यूटन के हो गए यार तुम तो। 50 किलो मतलब तुम कितने हो गए? 500 न्यूटन के हो गए। तो तुम्हारा इन सब से तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मैं तुझे पूछूं 10 एम्पियर करंट से तेरा कुछ बिगड़ सकता है क्या? 10 एम्पियर करंट से, कि 10 एम्पियर करंट भी तुमको लग जाएगा? कुछ नहीं होगा। 10 एम्पियर करंट से क्या होगा तुम्हारा? बताओ भाई, 10 एम्पियर करंट से क्या होगा तुम्हारा? 10 एम्पियर करंट से क्या होगा? कूलम स्क्वायर प्रति जूल। नहीं, वोल्ट को तुमने क्या लिख दिया? ये C की जगह Q होगा। Q बराबर CV होता है बेटा, सब सही लिखा हुआ, चिंता ना करो। हाँ बताओ, अरे C की जगह Q होगा। अरे मेरे प्यारे, कर दी फिर वही वाली बात। ये फार्मूला है, ये मात्रक लिखा है मैंने, मात्रक, कूलम प्रति मीटर। Q की जगह C नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, वो Q आवेश का Q है, ये उसका मात्रक लिखा हुआ है, कूलम। सुन तो लिया करो जो मैं बोल रहा हूं। हाँ भाई, 10 एम्पियर करंट से, हाँ 10 एम्पियर करंट से मामला खत्म हो सकता है। 10 एम्पियर करंट से मामला खत्म हो सकता है। तुम्हारे घर में जो सबसे हैवी स्विच लगा हुआ वो 16 एम्पियर का होता है। 16 एम्पियर से ज्यादा धारा हमारे घर में अलाउ ही नहीं है ना। और मतलब जो हमारा 2 फेज करंट होता है, या इसके अलावा हमारे घरों में जैसे एसी समझ ना, एसी का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। अगर तुम रोज सुबह शाम एसी चलाओ अपने घर में तो क्या होगा? घर वाले भगा देंगे। क्यों? क्योंकि एसी का बिल खतरनाक आता है। अगर एक एसी आप रात भर भी 1 महीना चलाओ तो आराम से 5-6 हजार के नीचे का बिल नहीं आएगा। एक एसी रात में चलाओ बस, फिर भी 5-6 हजार का बिल आएगा आराम से। ठीक है, और सुबह शाम दिन भर चलाओगे तो एक ही महीना तुम 10-12 हजार का बिल बना दोगे एक एसी से। ठीक है, तो एसी बहुत महंगा, मतलब एसी धारा बहुत खींचता है मतलब, लेकिन वो बहुत में भी 6-7 एम्पियर खींच पाता है। 6-7 एम्पियर, ज्यादा हैवी एसी या 2 टन 2.5 टन का एसी होता है, 8-9 एम्पियर धारा लेता है, उससे ज्यादा एम्पियर वो धारा नहीं लेता है। मतलब 10 एम्पियर में तो बड़ा एसी चल गया सर, 10 एम्पियर में तो एसी चल गया।
हाँ, मतलब 10 एम्पीयर धारा तो बहुत खतरनाक होती है। इसी प्रकार से अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक फराड या एक कुलम आवेश क्या होता है? एक कुलम आवेश भयंकर बड़ा होता है, मैंने तुम्हें समझाई थी बात, है ना। एक कुलम आवेश बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से एक फराड, ये अच्छा FARAD फराड लिखा हुआ है। इसके पहले हमने आवेश का एक और मात्रक पढ़ा था, फराडे, कंफ्यूज नहीं होता। फराडे एक था, फ्रैंकलिन। तो ये सब FF से नाम हो रहे हैं शुरू, लेकिन ये सब आपस में कोई संबंध नहीं है ना, इसका उधर का मत जोड़ देना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक 96500 एक फराडे था, फराडे। फिर एक फ्रैंकलिन था, फ्रैंकलिन जो आवेश का CGS मात्रक था, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन मिलके एक कुलम बना रहे थे। इसी प्रकार से अब हम पढ़ रहे फराड। क्या पढ़ रहे? फराड। हमारे यहां बिजली फ्री है? कहां रहता है तू? नरेंद्र गोस्वामी, हमें भी बता दे, तार जुड़वा दे हमारे ऑफिस के वहां से। हमारे यहां बिजली फ्री है, तो मीटर में कुछ ना कुछ लफड़ा कर रखा होगा तुमने। ऐसे कमेंट में मत बोलो, हो सकता है कि तुम्हारे ही कॉलोनी में जो बिजली विभाग वाले भैया है उनका बेटा भी हम ही से पढ़ रहा हो। अब तुम्हारा नाम भी हमने कमेंट में बोल दिया है, देखना कल तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी ना आ जाए। हाँ, चेकिंग करके ले जाएंगे पूरा, इसके घर में बिजली का बिल क्यों नहीं आ रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन कर रखा है तुमने, देखो यहां पर। तो एक फराडे तो बहुत बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे एक माइक्रो फराडे यूजुअली यूज होगा 10⁻⁻6 फराड के बराबर होगा। एक नैनो फराड यूज होगा ज्यादातर, या 10⁻⁹ फराड के बराबर होगा। या एक मिली फराड हो सकता है जो 10⁻⁻6 फराड के -3 फराड के बराबर होगा। चलिए, अब अगला टास्क आप लोगों को मैं दे रहा हूं, जल्दी से इसकी वीमा निकाल कर बताइए। इसकी वीमा क्या होगी? मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। क्यू की वीमा पता है, वी की वीमा पता है आपको सी की वीमा बतानी है। जल्दी से बताइए सी की वीमा क्या आएगी? सी की वीमा क्या आएगी? सी की बीमा क्या आएगी? M-1 L-2 T4A2। देखो मेरे को आती नहीं है, मेरे को नहीं पता, तुम जो बोलोगे वो लिख दूंगा। M-1 L-2 T4A2। कुछ बच्चे ही कहना चाह रहे, देख लो भैया, आप आपके हिसाब से बताओ तो क्या सही है ये, क्या सही है ये? क्लियर है मामला? सही है, चलो ठीक है। तो अब ये इस पे बेसिक सी बात तो हमने पता कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये थोड़ा थोड़ा तो सब समझ में आने लगा। अब हम एक दो प्रकार के संधारित्र की धारिता निकाल कर देखते हैं, है ना। अब हम एक दो प्रकार के संधारित्र की धारिता निकाल कर देखते हैं। जैसे हमारे पास संधारित्र क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, संधारित्र हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं संधारित्र, ये बताइए सर। हमारे पास संधारित्र जो है वो क्या है, चालक है। तो चालक तो किसी भी आकार का हो सकता है। तो हमारे पास संधारित्र जो है, देखो वो हो सकते हैं गोलीय संधारित्र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? गोलीय हो सकते हैं, गोलीय संधारित्र होते हैं। या बेलनाकार हो सकते हैं, या समांतर प्लेट हो सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के संधारित्र हो सकते हैं हमारे पास। अब चक्कर ये है कि हमें हमारे सिलेबस में नीट के हिसाब से केवल समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके अलावा और कोई संधारित्र नहीं है। प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं वो बेलनाकार संधारित्र यूज करते हैं, है ना। हमारे घरों में जो संधारित्र लगे हुए होते हैं प्रैक्टिकली वो बेलनाकार होते हैं।
लेकिन थोड़ा सा गोलीय भी हम पढ़ लेंगे, गोलीय हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको गोलीय पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको बस गोलीय संधारित्र जो होते हैं, गोलीय संधारित्र जो होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है और उसमें जुड़ी कुछ छोटी छोटी सी बातें जो है वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अच्छा चलिए, उससे पहले एक और छोटी सी बात, एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, क्योंकि क्या होगा कि एक बार हम घुस जाएंगे संधारित्र के अंदर तो ये पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। वो होती है संधारित्र की में संचित ऊर्जा। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि संधारित्र क्या कर रहा है। संधारित्र सर आवेश संचित कर रहा है, उसके आसपास क्या है सर, विद्युत क्षेत्र है, उसके आसपास सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके कारण वहां पर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर, है ना। देखो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो था वो एनर्जी खो रहा था, वो नुकसान कर रहा था हमारा। अब वो बात अलग है कि किसी का नुकसान किसी दूसरे का फायदा बन सकता है ना। जैसे अगर हमने कैपेसिटर लगाया तो सॉरी संधारित्र ये प्रतिरोध लगाया सर, प्रतिरोध हमारा चार्जर भी प्रतिरोध, लेकिन वो तो हमारे लिए फायदा है, ठीक है, लेकिन वो बिजली का तो नुकसान हो रहा है वहां पे, है ना। जैसे अगर मान के चलो ये किसी का नुकसान, मतलब किसी का नुकसान दूसरे का फायदा भी तो बन सकता है जिंदगी में। मान के चलो कि तुम्हारे घर में तुम चार्जर से बार बार चार्जिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे घर वाले क्या, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, दिन भर चार्जर के पास चिपका हुआ रहता है, ये कुर्सी वहां लगा के बैठ गया जहां पर हमने स्विच दे रखा है ना। हमारे घर में एक हमारे पास एक डॉगी था, उसको एक चेन से बांध कर रख देते थे, अब वो तो नहीं रहा, लेकिन अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एक वहां पर चार्जर दे दिया है, वहीं पर इसका भी एक तार है, उसमें मोबाइल फोन लगा के दिन भर बैठा रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सेम टू सेम था, वो चले गया, उसका हमें दुख भी नहीं हुआ। लेकिन वो बिजली से तुम्हें फायदा हो रहा है, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो, है ना, ऐसा लग रहा है भाई ये क्या कर रहा है, दिन भर मोबाइल में बैठा रहता है। अब वो बात अलग है, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है अभी, लेकिन अगर तुम नीट की तैयारी नहीं करते होते, अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है जो नहीं पढ़ रहा है लेकिन फिर भी दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, तो उसके लिए तो मामला सेट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल क्या है सर, किसी का जो नुकसान है किसी के लिए फायदा भी बन सकता है, तो वैसी ही बात है, ये प्रतिरोध करता है। लेकिन संधारित्र ऐसा कुछ नहीं करता, संधारित्र हमेशा ऊर्जा संचित कर कर रखता है। संधारित्र क्या करता है, संधारित्र सदैव ऊर्जा को संचित कर कर रखता है। तो एक बार में संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देता हूं ना। तो संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो संचित ऊर्जा कितनी होगी ये पता करना है। तो आप बोलो तो मैं डिराइव कर दूं, या आप बोलो तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दूं। ये कौन है, आशु कुमार, ये ज्यादा भावनाओं में बह गया। हाँ, तुम्हारे घर की बात हो रही थी यहां पर। अब ऐसा ज्यादा हंसने वाली इमोजी भेज भेज के पूरे बैच को मत बताओ कि हाँ मेरा भी घर में यही हाल है। वो कौन सा गाना था, हाँ, ये हाल दिल का जो इधर हो रहा है, वही हाल दिल का उधर हो रहा है। मतलब जो तुम्हारे दिल का हाल है वही सबके दिल का हाल है, चिंता ना करो, तेरे घर में जो हो रहा है वही दूसरे घर में भी हो रहा है। तो देखो भाई, तो यहां पर फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कैसे बना, एकदम आसान सा यार, एक लाइन का फॉर्मूला, क्या डिराइव कर लेगा उसमें। देख मान के चल तेरे पास ये संधारित्र है, इस पर किसी क्षण पर क्यू आवेश था, है ना, तो अब तूने कुछ डी क्यू आवेश और लाकर दे दिया, छुटका सा आवेश और लाकर दे दिया इस पर, तो इसमें कितना ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो सर संधारित्र या किसी की भी ऊर्जा जो है हम लिख सकते हैं, होता है आवेश इंटू, या होता है विभव इंटू आवेश, है ना, विभव इंटू आवेश ऊर्जा होती है। बस इसे इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अच्छा, विभव को क्या लिख सकता हूं सर, Q बराबर सी भी होता है, हाँ Q बराबर सी भी होता है, तो V को लिख सकता हूं मैं Q बटा सी, है ना, स्मॉल q लिख देता हूं, स्मॉल q बटा सी, ये हो गया V के बराबर। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो गया डेरिवेशन, ले खुश हो जाओ, Q बाय सी इंटू डी क्यू। अब C जो होगा वो बाहर आ जाएगा,
अब यहां पर Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा 2। अब मैंने बोला कि प्रारंभिक 0 था, अंतिम कैपिटल Q आवेश, मैं दिए जा रहा हूं, पहले आवेश 0 था, अब मैंने कैपिटल Q आवेश तक दिया आवेश, तो क्या होगा यहां पर सर टोटल ऊर्जा जो आ जाएगी, संचित ऊर्जा जो आ जाएगी वो आ जाएगी Q स्क्वायर बाय 2C। क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2C आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला हम हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। इस पे बकवास से सवाल करवा सकता हूं मैं, तुम चाहो तो Q आवेश दे दूं, धारिता दे दूं, ऊर्जा पूछ लूं, Q स्क्वायर बाय 2C करना होगा। या आप इसी फॉर्मूले को चाहो तो 2 और रूप में लिख सकते हो। देखो ये कैसी वाली बात होगी, जैसे हमने पढ़ा था कि सर शक्ति बराबर होता है I स्क्वायर R, फिर हमने उसको पढ़ा ये होगा सर V स्क्वायर बटा R, फिर हमने पढ़ा सर से VI। तो वैसे ही 3 फॉर्मूले यहां भी बन सकते हैं। क्या? अगर मैं यहां से C को हटाई, ये मैं C को लिख दूं तो C को लिख सकता हूं Q बटा V, तो यहां पर उठा के रख दिया मैंने। तो यहां से खुद बनाओ। चलो भाई जल्दी बना के बताओ यहाँ के 2 और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं। एक फॉर्मूला बनेगा U बराबर होगा हाफ QV, अगर मैं C को हटा दूं, और अगर मैं Q को हटा दूं तो हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। देखो बन रहा है क्या? जल्दी से एक बार कॉपी में बनाकर देखो। वेंडी ग्राफ जनरेटर कब पढ़ाएंगे? जनरेटर, वेंडी ग्राफ जनरेटर हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे मूर्ख, वेंडी ग्राफ जनरेटर हर जगह से हट चुका है, नीट के सिलेबस में तो था ही नहीं, अब एनसीईआरटी में से भी हट चुका है। आया हाफ कैसा है? इंटीग्रेशन प्यारे, Q x dx का इंटीग्रेशन भूल गया, x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बटा 2 होता है। तो वैसे ही Q dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? Q स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र कैसे होते हैं सर? गोलीय संधारित्र गोल गोल होते हैं रे प्यारे, गोल गोल। गोलीय संधारित्र गोलीय संधारित्र अब गोलीय संधारित्र में क्या क्या कहानी होती है? सबसे पहली बात तो सर गोलीय संधारित्र कैसा होगा? गोल होगा, बहुत ही इंटेलिजेंस की बात। सर ऐसी बातें ना करो, इसरो और नासा वाले सुन रहे हैं, हम डॉक्टर की जगह सीधे नासा में ना पहुंच जाए सर। हमारी घर वाली सोच रहे थे हम डॉक्टर बनेंगे, हम तो सीधे साइंटिस्ट बन गए सर, क्योंकि गोलीय संधारित्र जो होगा वो गोल होगा। बहुत ही ज्यादा अक्लमंद बात है। तो मान के चलो मेरे पास एक गोलीय चालक है। टेस्ट का सिलेबस क्या है? अच्छा, ये एक दूसरे को पागल क्यों बोल रहे हो तुम लोग? कुछ बातें बोल बोल कर बताई नहीं जाती है। टेस्ट का सिलेबस मैंने 50 बार बोल दिया है। ये क्लास 12 का पूरा आएगा। स्थिर विद्युत की विद्युत धारा संधारित्र, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। हाँ भाई, तो अगर मेरे पास आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है तो अब मुझे इसकी धारिता निकालनी है। तो इसकी धारिता क्या होगी? सर इसकी धारिता निकालो। ओके, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास होता है सर Q बराबर CV। ओके, तो हमें पता है सर इसमें जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव होगा। तो विभव होता है इसका KQ बटे में R। इसका विभव क्या होता है? KQ बटे में R होगा। बाहर कहीं भी विभव लिखेंगे तो KQ बटे में R होगा। ओके सर, तो यहां पर एक बार जरा वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें सर Q बराबर CV, तो हमें Q बटा V चाहिए। अगर तुझे C निकालना तो C क्या होता है? सर C होगा Q बटा V। तो यहाँ पे क्या Q बटा V निकाल सकते हैं? हाँ सर, कोशिश कर सकते हैं। R ऊपर मल्टीप्लाई चल गया, K नीचे आ गया, ये हो गया Q बटा V। क्या करा? R को मल्टीप्लाई कर दिया, K को नीचे लिया, V को इधर ले गया। बहुत सारा एक ही बार में कर दिया क्या मैंने? तुम्हें ऐसा लगा भैया? बताओ,
बहुत सारा तो नहीं कर दिया मैंने, आर को मल्टीप्लाई करा, के को डिवाइड किया, बी को नीचे लिया, या कोई बात नहीं तेरे को इतना अच्छा नहीं लगता तो क्यू की वैल्यू निकाल के वहां पे रख दे, जैसी तेरी इच्छा हो। ऐसा सर वेरी डिफिकल्ट, एक काम कर, ये आर इधर रख दे, बी इधर रख दे, के से डिवाइड कर ले, ये क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्यू की वैल्यू उठा के यहां रख दे, तो वी से वी कट जाएगा, तो कुल मिला के सी की जो वैल्यू आएगी वो आर बटा के आ जाएगी, आर बाई के, आर के, यह इसकी धारिता होती है। ये क्या होती है? इसकी धारिता होती है। अच्छा, के क्या होता है सर? के होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 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 हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है, 8.85 गुना 10 की घात -12 इसकी कुछ वैल्यू होती थी। हाँ बिल्कुल सही बात। क्या होता है? विद्युतशीलता। तो यहां पर अरे 9 × 10⁹ जो है वो के की वैल्यू होती थी, है ना, ये निर्वात में विद्युतशीलता। तो 1/4 एप्सिलॉन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी बराबर हो जाएगा 4 एप्सिलॉन × आर। देख कितना अच्छा फॉर्मूला बना, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ सर? संधारित्र की धारिता आर के समानुपाती है, गोलीय संधारित्र की धारिता त्रिज्या के समानुपाती। जितना बड़ा गोला लोगे उतनी ज्यादा धारिता आएगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सा, वेरी गुड फॉर्मूला इज दिस। सी समानुपाती होती है आर के, सी समानुपाती हुई आर के। जितना बड़ा गोला लोगे उतनी ज्यादा धारिता आएगी। अच्छा सर, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब क्या समझू मैं? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता। मतलब अगर अलग माध्यम लूंगा तो धारिता बढ़ जाएगी, उस माध्यम की विद्युतशीलता आएगी यहां पर। अच्छा सर, तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे यह प्रूव हुआ कि इसकी धारिता जो है ना, धारिता की जो निर्भरता आई है, धारिता की जो निर्भरता आई है वो किस किस पे आई है? एक आई है त्रिज्या पर, जैसे मैं आपको बोला था आकृति पर आती है, तो आकृति गोलीय के लिए आकृति पर आई है, गोली की जगह और कोई आकृति होगी तो उस पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, माध्यम पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा। माध्यम मतलब क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलिए, अब मैं एक दो क्वेश्चन करके देखता हूं, कि इसमें, हाँ निर्वात में होगा, बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात में होगा। आइसोलेटेड मतलब विलगित होता है बेटा, मतलब कि दुनिया से परे, दुनिया से परे। अभी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा, रुक जा, शांति, एक एक करके समझते। अच्छा, पहले ये बताओ कि क्या हम इसमें एक आधा एग्जाम्पल करूं? एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे हम। अच्छा, मैंने बोला मान के चलो 1 मीटर त्रिज्या, आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, बाकी मैं बोल रहा हूं यदि आर की वैल्यू 1 मीटर है तब धारिता क्या आएगी? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे, धारिता क्या आएगी? अगर मेरे पास 1 मीटर त्रिज्या का मेरे पास गोला है तो उसकी धारिता क्या आएगी? 1 मीटर त्रिज्या का अगर गोला है तो उसकी धारिता क्या आएगी? तो सर यहां पे आर की वैल्यू 1 रख दू। हाँ, सो सिंपल सर, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की वैल्यू मैंने 1 रख दी। ओके सर, तो 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, ये कितना होता है? 8.85 गुना 10 की घात -12। या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये क्या 1/, है, ये क्या है 1/, है, तो आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 1/9 × 10⁹। या आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 10/9 × 10 की घात। देखो मैं क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, 10 के बाद -10 आ जाएगा। या मैं इसे सॉल्व कर चाहूं तो लिख सकता हूं 1.1 गुना 10 की घात -10 फराड। कितना हो जाएगा? -10 फराड। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर दिया ब्रो, चल नो वरीज। आप बस इतना भी कर लो तो भी ठीक है ना। मैंने तो ऐसे थोड़ा सा अपना गणित झाड़ दिया। ऐसा होता ना कि कुछ लोगों से बात करे तो बात पे हाँ या ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, या आगे बात करते हैं हम तो बात में अंग्रेजी निकल जाती, तो मतलब बात में थोड़ा सा गणित निकल गया। हाँ, तो ये तो हम कर सकते हैं। आपकी आपको ऐसा लगता नहीं, हम तो तूफानी आदमी है, तो 8.85 × 4 × पाई कर ले तो भी यही आंसर आएगा। 10 कैसे आएगा? देख, यहां पर था ये 1/9 था और 10 की घात
9 था, तो मैंने कहा 10 से एक 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। मेरे को पता था यार ये मैं करूंगा कुछ बच्चों के एकदम पानी बह जाएगा आंखों में से। ये 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, देखिए एक ही चीज है। अब ये लिखा 9 बटा, ये लिखा 10 बटा 9, ये लिखा हुआ 10 बटा 9 इंटू 10 की घात -10। क्यों? ये 9 और 1 मिलकर 10 बन गए। 9 10 बटा 9 का 1.1 लिख दिया। ठीक है, ओके चलो। तो अब यहां पर ये तुम लोग हंस के हो रहे हो? पानी तो आंखों में से ही बहता है आंसू के रूप में, और कहां से पानी बह जाएगा इतने से कैलकुलेशन में? इतना तो कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था। देखो पानी की जगह और कहीं से सर आंसू की जगह या आंखों की जगह और कहीं से पानी बह जाए, इतने से में तो कैसे काम चलेगा भैया? अब यहां पर ये कुछ बच्चों का दिमाग तो बहुत ही तेज है भैया, है ना। देखो ये सी की वैल्यू कुछ बच्चों को तो अभी भी समझ नहीं आया, वो क्लास के बाद में सोचना क्या बोला था। अब ये सी की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? ये सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? ये सी की वैल्यू बहुत कम है। ये सी की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों? देखो पता है अपने घरों में जो कैपेसिटर लगा होता है, इतने छोटे छोटे से कैपेसिटर लगे रहते, वो लगे रहते 10 माइक्रोफेड, 12 माइक्रोफेड, 6 माइक्रोफेड, मतलब कि 6 × 10 -6, 10 × क्या 6 माइक्रोफेड, 10 माइक्रोफेड, 1 माइक्रोफेड का भी 10 के -6 माइक्रोफेड, इतना सा। और ये 1 मीटर का गोला इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, मतलब इसकी धारिता 10 के -10 फराड आ गई। सर यह तो बहुत ही कम आया बाबा, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। कंडेंसर फैन को उल्टा घुमा देता है कि कौन इतनी देर से पागल हो रहा है? सूरज वर्मा बेटा ऐसे सवाल करेगा, अगले दिन का सूरज निकल पाएगा, पूरा पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। पंखा कभी भी उल्टा नहीं घूम सकता खुद से, क्योंकि उसकी मोटर करंट इस दिशा में जाएगा तो वो एक ही दिशा में घूमेगा, कभी भी उल्टा पंखा नहीं घूम सकता। देखो किसी ने देखा है क्या अपने घर में कि प्लग उल्टा लगा दो तो पंखा उल्टा घूम गया? कौन से गांव में हो रहा है ये? मैं भी जानना चाहता हूं। कौन से गांव में हो रहा है ये कि पंखे में अगर सर स्विच को तार उल्टे जोड़ दिए तो पंखा उल्टा घूमने लग गया? ऐसा नहीं हो सकता। स्पीड भी कम ज्यादा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, है ना। वो जो कर रहा होगा डीसी फैन होगा। बिल्कुल सही बात, एक लड़के ने बात पकड़ ली, वो डीसी फैन होगा। हमारे घरों में जो फैन होता है वो एसी धारा या प्रत्यावर्ती धारा का फैन होता है, उसमें कैसे भी लगा वो घूमेगा, एक ही दिशा में घूमेगा हमेशा, चिंता ना करो उसमें। हाँ भाई, तो हमने सोचा कि सर त्रिज्या बढ़ाकर देखते हैं। सर दिस वाज नॉट वर्किंग सर, वेरी बैड एग्जांपल, बहुत कम धारिता आती। तो हमने बोला बढ़ाओ भैया त्रिज्या बढ़ाओ, तो मैंने बोला बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा दी कि समझ ना पाए। मतलब मैंने बोला यदि त्रिज्या बराबर, यदि आर बराबर आरी हो जाए या आर बराबर 6400 किलोमीटर हो जाए, क्या है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसा माना, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखेंगे कि हमने ऐसा माना कि पृथ्वी को एक चालक मानते हुए उसकी धारिता निकाल रहा हूं मैं, है ना। पृथ्वी को चालक मानते हुए पृथ्वी की धारिता क्या है? ये पृथ्वी की धारिता है, धरती की धारिता निकाली हमने। धरती की धारिता क्या आएगी? सर वेरी गुड एग्जाम्पल। तो अगर मैंने बोला मान के चलो पूरी पृथ्वी ही है, पृथ्वी इतनी बड़ी गोल पृथ्वी, उसको संधारित्र मान लिया, तो यहां पे त्रिज्या की जगह क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा C बराबर 4πε0 इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है? 4πε0 इंटू 6400 इंटू 10 की घात -3 -3 आएगा। क्यों सर? किलोमीटर को मीटर में बदला। अच्छा सर, तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसी आई है? बहुत बड़ी आएगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी। इस पूरे को भी अगर तुम सॉल्व करोगे, कोई बात नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसको रट सकते हो। ये आता है 711 माइक्रोफेरेड। क्या होता है? 711 माइक्रोफेरेड आया, मात्र 711 माइक्रोफेरेड आया, मात्र 711 माइक्रोफेरेड। सर मतलब
इतनी बड़ी पृथ्वी 711 में, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये हमारे घर में मेरा जो मोटर लगी हुई है उसमें 50-60 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, जो बोरवेल की स्टार्टर मोटर है उसमें इतना बड़ा 50-60 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, तो सर 100 माइक्रोफैराड थोड़ा और बड़ा बना लूंगा मैं, 700 और थोड़ा, सब पूरी पृथ्वी मिलकर केवल 711 माइक्रोफैराड। बकवास बकवास, मतलब ये कैपेसिटर किसी काम का है ही नहीं, किसी भी काम का नहीं है। अगर मैंने ये बनाया सर इस दुनिया में तो मेरा तो जीवन ना चल पाए, इससे ना हो पाए, ठीक है। तो ये तो नहीं काम करेगा सर, ये तो नहीं काम करेगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 होती है, तो बेटे एक बात बता, पृथ्वी की त्रिज्या हर जगह सेम होती है क्या? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर समान होती है? कहीं पर माउंट एवरेस्ट आ गया उसमें त्रिज्या अलग हो जाएगी, है ना, समुद्र पे त्रिज्या अलग हो जाएगी। तो ये औसत त्रिज्या लेते हैं हम। चलो, तो यहां पर यह 711 याद कर लो यार, है ना, दिमाग ना लगाओ। 711 किताबों में लिखा हुआ, एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं, लेकिन जितनी भी स्टैंडर्ड किताब में 711 है, अब सॉल्व करके देख लेना। हाँ, तो सर ये तो किसी काम का नहीं है, तो अब काम का कैसे बनाया जाए इसे? अब हमारे लिए मुद्दे की बात, सर इसको काम का कैसे बनाए? ये तो बिल्कुल ही गधा निकला, नालायक, इतनी मेहनत करवाई हमसे। देखो एक्चुअल में काम का क्यों नहीं निकला ये भी तो पता करना पड़ेगा ना यार। कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या करोगे? पता करोगे ना, एनालिसिस करोगे। एसपी सर ने सिखाया भैया कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो हमने भी एनालिसिस करी कि यार ये काम का क्यों नहीं निकला, काम का क्यों नहीं निकला। तो काम का क्यों नहीं निकला उसको पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर एक संधारित्र बनाया, फिर से इसमें पॉजिटिव आवेश दिया। फिर हमने इसको सोचा, जाना, पहचाना और समझा कि इसमें दिक्कत क्या थी आखिरकार। तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है यार, यहां से बल रेखाएं निकल रही है और यहां से बल रेखाएं कहां तक जा रही है, यहां से बल रेखाएं कहां तक जा रही है, यहां से बल रेखाएं कहां तक जा रही है, यहां से बल रेखाएं कहां तक जा रही है, यहां से बल रेखाएं कहां तक। सर यहां से अनंत तक जा रही है बल रेखाएं, आवेश से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी बल रेखाएं, अनंत तक जाएंगी बल रेखाएं। तो ये मालूम है कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ कि सर ऊर्जा जो है वो यहां से अनंत तक फैली पड़ी हुई है, यहां से अनंत तक फैली हुई है। तो सर ये ऊर्जा मेरे किसी काम की नहीं है। कैसे? मान के चलो कि मेरे पास एक बाल्टी पानी था, है ना, एक बाल्टी, या 5-7 लोग थे, सब एक बाल्टी पानी आपके ऊपर ढोल रहे थे, आपको संधारित्र का फील ले रहे थे। अब मैंने बोला कि यार एक काम करो, ये तो अजीब लड़का, इसके थोड़ा मजे लिए जा। चारों पांचों ने मिलकर पानी जो है जमीन पे ढोल दिया, रोड पे ढोल दिया, कीचड़ कर लिया। अब तेरे को बोला कि जा इसके अंदर नहा ले, अब ले कैपेसिटर का फील, जा कूद जा इसके अंदर, एक बार में गीला हो जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या तुम्हें कभी फील आ पाएगा? नहीं सर। क्या तुम इतना गीला हो पाओगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर अगर रोड पे पानी बह रहा है या रोड पे पानी पड़ा हुआ है तो हम ज्यादा से चले भी जाएंगे, पांव गीले हो पाएंगे, हाथ गीले हो पाएंगे। सर ऐसे लोट जाऊंगा मैं रोड पे पूरा गोल गोल, तो भी शायद पूरा गीला नहीं हो पाऊंगा। तो चक्कर क्या है? चक्कर ये है, ऊर्जा तो है, मतलब पानी तो था, लोग भी भले थे, लेकिन तुम्हारे साथ उनने गलत कर दिया। यहां पर संधारित्र तो है, आवेश भी है, विद्युत क्षेत्र भी है, ऊर्जा भी संचित कर रखी है, लेकिन सर काम गलत कर दिया इसने एक्चुअल में यहां से अनंत तक ऊर्जा बिछा रखी है ना। ये तो ऐसी बात हो गई, मैं तुझे 10,000 रुपए दे रहा हूं, बोल चाहिए? बोलेगा यस सर 10,000 रुपए, लेकिन रोज 1-1 रुपए दूंगा। तो क्या बोलेगा? सर रख लो, आप ही हमसे ले लो सर रोज का 1-1 रुपए। तो हाँ, तो ये वही वाली बात है, यहां से अनंत तक ऊर्जा फैली हुई, रोज थोड़ा थोड़ा मिल रही है, तो मैं क्या है मतलब इसका? तो ये झटका तो नहीं दे पाएगा, है ना। जैसे अभी कल परसों न्यूज में आया था, अभी एक नया आईफोन आया, आईफोन 15। तो एक आदमी ने मजे लेने के लिए है ना, एक भिखारी की ड्रेस पहनी। अब पता नहीं कैसे मजे लिए कि भिखारी की ड्रेस पहनकर भिखारी लगने लग गया वो, और वो चिल्लर ले गया 1.25 लाख रुपए की आईफोन के स्टोर में। बोला लो गिल्लो और आईफोन दे दो मेरे को।
मैं तो भिखारी आदमी, यही इकट्ठा किया मैंने तो है ना। एक और बार शायद किसी ने किया था, जो चिल्लर ले गया था गाड़ी खरीदने के लिए, है ना। तो ऐसे कुछ तूफानी लोग तो ही हमारे देश में। तो यहां पर वैसी बातें सर यहां से अनंत तक फैली हुई है, तो ये हमारे मजेदार, ये हमारे काम की नहीं है। तो इसको हमें एक जगह पर लेकर आना पड़ेगा, एक जगह पर लेकर आना पड़ेगा। तो एक जगह पर लेकर आना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए क्या करा हमने, थोड़ा सा लगाया दिमाग, है ना। हमने क्या किया, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका, आप साइंटिस्ट लोगों ने 50 चीजें ट्राई करी होगी, है ना। उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बोले ये करके देखते, ये करके देखते, ये करके देखते। तो वो सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, उसमें जो सबसे कारगर मेथड सिद्ध हुआ वो मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। जो सबसे बढ़िया चीज चली, जो चीज सबसे बढ़िया चली कि हाँ इससे काम बना। तो किससे काम बना? एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर इसे पॉजिटिव आवेश दिया, इस चालक को पॉजिटिव आवेश दिया, ठीक है, और इस बाहर वाले को कोई आवेश नहीं दिया, बाहर वाले चालक को कोई आवेश नहीं दिया। अब इसमें यहां पर, है ना, इसमें यहां पर विद्युत क्षेत्र, अगर बाहर वाले को कोई आवेश नहीं दिया तो अंदर वाला जो होगा वह नेगेटिव आवेशित हो जाएगा, ठीक है, और इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है। अगर मैंने एक गोलीय चालक के अंदर चालक दिया तो सम केंद्रीय चालक हो गए, क्या हो गए? सम केंद्रीय चालक हो गए। तो अब इसको हमने बाहर से भू संपर्कित कर दिया। तो जैसे ही भू संपर्कित किया सर जी, तो ये वाला जो आवेश है तो पृथ्वी में चले गया। ये वाला आवेश बाहरी सतह का आवेश होगा, क्योंकि इसका विभव जीरो करना, तो विभव जीरो इसका डेरिवेशन भी होता है, मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो तो जेईई मेंस एडवांस में लगता है, मेंस में भी नहीं लगता आजकल। तो बाहर वाला जो आवेश है वो बहकर पृथ्वी में चले गया। तो क्या मजा आया? मजा ये आया सर कि अब यहां पर जो विद्युत बल रेखा है वो पॉजिटिव से चल रही है, यहां खत्म हो गई, यहां से निकल गई, यहां खत्म हो गई, यहां से यहां, मतलब कि सर यह अब सीमित जगह में आ चुकी है। कहां आ चुकी है ये? अब सीमित जगह में आ चुकी है। तो अगर ये सीमित जगह में आ चुकी है, मतलब अब मैं इसका यूज कर सकता हूं, मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो ये एक मेथड होता है जिससे हम क्या कर देते हैं, जिससे हम ऊर्जा जो अनंत तक फैली थी उसको एक जगह पर लेकर आ जाते हैं। या इसके अलावा है ना, एक और चीज करी जा सकती है कि हम बाहर वाले को भू संपर्कित ना करते हुए अंदर वाले को भू संपर्कित कर दे। बात वही होगी, बाहर वाले को आवेश देंगे, अंदर वाले पे आवेश आएगा, और उसकी एक सतह को हमने भू संपर्कित कर दिया। तो यहां पर अंदर वाले को भी भू संपर्कित कर देंगे, तो उन दोनों ही कंडीशन में आवेश जो वो अंदर, या विद्युत क्षेत्र जो वो अंदर ही अंदर रह जाएगा, बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? तो यह एक्चुअल में संधारित्र का असली तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, अब पैरेलल प्लेट संधारित्र में भी हम यही पढ़ेंगे कि हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट रख देंगे, एक नेगेटिव प्लेट रख देंगे, उसके सामने और इधर से भू संपर्कित कर देंगे, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र रह जाएगा। तो हम इसको एज अ संधारित्र यूज कर पाएंगे। क्लियर है मामला? आगे बात समझ में, है ना। या इसी प्रकार से हमारे घरों में जो बेलनाकार संधारित्र होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक बेलन होता है बाहर की तरफ, एक बेलन होता है अंदर की तरफ। एक को आवेशित कर देते हैं, मतलब हम तार से जोड़ते हैं, एक में आवेश आता रहता है और यहां पर आवेशित होता रहता है, तो यहां पे इसके बीच में विद्युत क्षेत्र रहता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वह आगे झटका दे सकता है। क्लियर है कहानी? तो तुम्हें संधारित्र का पूरा फील आ गया कि हाँ सर संधारित्र यूज क्यों करना है, और असल संधारित्र क्या है। ये भी संधारित्र है लेकिन ये किसी काम का नहीं है, ये भी संधारित्र है लेकिन ये किसी काम का नहीं है। काम के संधारित्र तो सर यही है, काम के संधारित्र तो यही है। आगे बात समझ में? चलो अब हम आगे बढ़ते। अच्छा, इनके धारिता वगैरह भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल करवाना चाह रहा हूं मैं आपको, जो नीट का PYQ है। भाई तुम्हें लग रहा है 704 कर लो यार, है ना। मुझे जहां तक याद है 711 होता है, मैं काफी सालों से 711 ही लिखवा रहा हूं, आप 704 कर लो। हाँ, अभी हम इसमें इनकी धारिता वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक मतलब ये लिखेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करवाना चाहता हूं आपको, जो है एक है पापा सवाल, और ये सवाल के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। पापा सवाल, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसका एक पार्ट नीट में आया था 2021-22 में,
ठीक है। हाँ मुझे पता है 711 ही होगा, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे ना, तो उसको कर लेंगे 704, एग्जाम में करके आएगा, गलत हो जाएगा, तब सीख लेगा। सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि सर अगर हमने ब्लेड कहीं पर चलाई या ब्लेड के ऊपर हाथ रख दिया तो हाथ कट सकता है, खून निकल सकता है। या तो आप समझ लो कि अच्छा हाँ इसने अभी ब्लेड चलाई थी, इसके हाथ से खून निकल गया, तो इससे मुझे दूर रहना है। या एक बार खुद ब्लेड चला कर देख लो, खून निकल जाएगा, तब पता चल जाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी 704 लिख लो, फिर आप बाद में समझ लेना 711 कर लेना। हाँ पापा सवाल, स्टेटमेंट लिखेंगे, पापा सवाल का स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिख लो। हाँ देखो, मैं से इसे n के पदों में करवाऊंगा, मतलब व्यापक रूप से करवाऊंगा। आप इसे चाहे तो 8, 10, 15 बूंदों के रूप में लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखो पहले तो, n समान रूप से आवेशित, n समान रूप से आवेशित, n समान रूप से आवेशित बूंदे मिलकर, n समान रूप से आवेशित बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद बनाती है। यदि छोटी बूंद, यदि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश, यदि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश, प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q, विभव V और धारिता C है, तो बड़ी बूंद पर आवेश, विभव और धारिता की गणना कीजिए। तो बड़ी बूंद पर आवेश, विभव और धारिता की गणना कीजिए। देखो मेरे प्यारे, यहां पर मेरे पास है एक पानी, ये मेरे पास n बूंदे है। n की वैल्यू आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, 8, 10, 15, 50, 25, वो जितनी भी थी, ठीक है। हाँ पानी की बूंदे मान लो आप, धातु की भी बूंदे हो सकती है, धातु को पिघलाकर बूंदों के रूप में बना दिया, ऐसा कुछ किया। तो यहां पर अगर यह n बूंदे हैं और यह मिलकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पहले आवेश की गणना करनी है, बाकी सारी चीजें निकालनी, कंपेयर करना बेसिकली मतलब हमको। तो यहां पर अगर इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r मान ली, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान ली, सब कुछ निकाले, उससे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें यह स्मॉल r और कैपिटल R में क्या संबंध है, मतलब कौन सी त्रिज्या किसकी है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो ये लिख सकते हैं हम। पहले त्रिज्या की भावना समझते हैं, त्रिज्या समझ जाएंगे, क्योंकि देखो यार हमें पता है सर विभव त्रिज्या पे निर्भर करेगा, संधारित्र की धारिता त्रिज्या पे निर्भर करेगी, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां पे त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, इसमें हम लिख सकते हैं n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। आयतन समान कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि बूंदे मिलकर बड़ी बूंद बनाएंगी तो आयतन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं n इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर होगा 4/3 इंटू कैपिटल R का क्यूब। तो इसमें 4/3 पाई कट गया, यहां पर आ गया n इंटू स्मॉल r की घात 3 बराबर होगा कैपिटल R की घात 3। तो यहां पर हम क्यूब रूट ले ले दोनों तरफ, तो जगह n की घात 1/3 इंटू स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R। अच्छा सर, संबंध आया। ये रिलेशन कक्षा 9th में सिखाया जाता है, 9वीं कक्षा में सिखाया जाता है कि अगर हमारे पास छोटी छोटी धातु की बूंदे हैं, वो मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, तो वह बड़ी बूंद बनाएगी तो उसमें उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो यह हम इसमें सीख सकते हैं। अच्छा, अब हम हमारे काम की बात करते हैं। आवेश कितना हो जाएगा? आवेश, तो सर अगर हमने बोला कि पहले वाले का आवेश क्यू था, इनका आवेश क्यू था,
तो अगले वाले का आवेश क्यू डैश बोल देते हैं। तो क्यू डैश क्या होगा, देखो सर आवेश संरक्षित होता है, तो आवेश संरक्षित होता है तो ये एन क्यू हो जाएगा, आसान सी बात। क्यों सर एन क्यू कैसे हो गया, हाँ ये पी वाई क्यू था, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे ये आवेश क्यों संरक्षित होगा, आवेश तो संरक्षित होता है। अच्छा, तो यहां पे एन क्यू क्यों लिख दिया सर आपने, क्योंकि यहां पर ये एन पानी की बूंदे है, हर एक पे आवेश मान के लिए दो 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 दो, दो कूलम है, 10 बूंदे, तो कितना होगा सर 2 इंटू 10, वही तो करा 2 इंटू 10। क्लियर मामला। निर्मल बेटा ये जब भी हम यहां पर घात है ना, इस पूरे पे घात 1/3 कर दे, इस पूरे पे घात 1/3 कर दे, है ना, अभी अभी उड़ान बैच शुरू हुआ, उसमें भी आज मैंने यही सिखाया, उसमें भी मैंने आज यही सिखाया, ठीक है, घात कैसे ट्रांसफर करते हैं। और तुम्हारा बैच शुरू है 5 महीने हो चुके, फिर भी मैं वही सिखा रहा हूं, तो तुम उड़ान के लेवल पे आ चुके हो। बहुत बढ़िया। तो इस पूरे की घात 3/3 1/3 कर दी दोनों तरफ, ठीक है। तो अब हर एक पे पहुंचा, तो एन की घात 1/3 होगा, आर की घात 3/3 हो जाएगा, और कैपिटल दोनों तरफ घात 1/3 लगा दी, तो यह भी होगा सर 3/3। तो ये कट गया, ये कट गया, यहां पर बचा एन की घात 1/3, आर बराबर होगा आर। अच्छा, तो अब यहां पर आवेश तो सर हमें समझ में आ गया, क्यू डैश जो होगा वो एन क्यू के बराबर आ जाएगा। अच्छा, धारिता क्या बोलेंगे सर, नई वाली धारिता, सर धारिता जो होती है उसका फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो अगर पुराने वाले के लिखेंगे तो स्मॉल आर लिखेंगे, नए वाले के लिए क्या लिखेंगे सर, नए वाले लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर। तो अब मुझे पता है कैपिटल आर जो है वो एन की पावर 1/3 है स्मॉल आर के, तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर सी डैश जो हो गया वो होगा 4/3 एप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर की जगह लिखेंगे आर एन की पावर 1/3। तो ये क्या है सर, ये मेरा तो सी है पुराना वाला, तो सी डैश जो हो जाएगा वो सी एन की पावर 1/3 हो जाएगा। ये धारिता कितनी हो जाएगी सर, धारिता जो है एन की पावर 1/3 गुना हो जाएगी, ठीक है। यह नीट का पी बाई क्यू है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे विभव। तो विभव क्या होगा सर, विभव होता है, पुराने वाले का विभव लिखूंगा मैं के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, नए वाले का विभव लिखूंगा वी डैश, वो हो जाएगा के क्यू डैश इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू डैश। क्यू डैश की जगह क्या लिख सकते हैं सर, क्यू डैश जो है हमारा एन क्यू हो चुका है, अपॉन में आर, स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं सर, स्मॉल आर, अच्छा सर कैपिटल आर की जगह लिखेंगे एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर सर हमारा वी है, तो ये वी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन अपॉन में एन की पावर 1/3 इंटू वी, या मैं एन की पावर 2/3 लिख सकता हूं, 1 है ये, 1 माइनस 1/3 होगा, 2/3 बचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट बातें, इसको आप रट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवेश एन गुणा हो जाएगा, धारिता एन की पावर 1/3 गुणा हो जाएगी, और विभव जो होगा वो एन की पावर 2/3 गुणा हो जाएगी। क्लियर है मामला। यू भी लिखवा दीजिए, बिल्कुल। गुड़िया ने बोला हम कैसे मना बोल सकते, गुड़िया बिटिया बोली कि सर यू भी लिखवा दीजिए, लोग ऊर्जा भी लिख लेते हैं। अगर हम यहां पर ऊर्जा लिखेंगे, हर एक बूंद की ऊर्जा, तो ऊर्जा के भी हमने फॉर्मूले पढ़े हाफ CV स्क्वायर, अभी ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा। एक फॉर्मूला पढ़ा Q स्क्वायर बाय 2C, क्या पढ़ा, Q स्क्वायर बाय 2C। तो हम यहां पर ऊर्जा को अगर पहले वाले के लिखेंगे तो ऊर्जा लिखेंगे हम Q स्क्वायर बाय 2C, यू डैश जो लिखेंगे दूसरे वाले के लिए ऊर्जा लिखेंगे तो दूसरे वाले के लिए ऊर्जा लिखी जाएगी सर Q डैश का स्क्वायर अपॉन में 2C। अच्छा, अब Q डैश क्या लिख सकते हैं, Q डैश सर, Q डैश हो गया NQ के बराबर। और सर बाबा तो मुश्किल लग रहा है, गुड़िया ने तो हमें फंसा दिया है, कैलकुलेशन फंसेगा यहाँ, तो करो भैया आप लोग। NQ का स्क्वायर अपॉन में 2C, C क्या है, C जो है सर वो पूरा या नया वाला C डैश, यहाँ तो C डैश आएगा, देगा C की पावर C N की पावर 1/3। करो इसको सॉल्व।
यहां पर हो जाएगा सर सी लिखा हुआ है n की पावर 1/3। कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो मैं पुराना है नया है कंपेयर कर रहा हूं, बस कंपेयर कर रहा हूं कि अच्छा ये वाली बातें पता है मेरे को, नया आर क्या हो गया, नया आवेश क्या हो गया, इसको करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या आएगा जवाब बताओ? तो यू डैश जो हो जाएगा सर, यू डैश ये नया वाला विभव या नई वाली ऊर्जा हो जाएगा एन स्क्वायर है सर। अच्छा क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2c और यह n की पावर 1/3। तो सर ये क्यू स्क्वायर बाय 2c तो मेरा पुराना वाला विभव, सॉरी पुरानी वाली ऊर्जा है, तो ये 2 - 1/3, देखो ये घात में 2 - 1/3 हो जाएगा, तो ये बचेगा यहां से 5/3, n की पावर 5/3 जो होगा वह मेरे लिए नई वाली ऊर्जा आ जाएगी। तो आप ये सभी फॉर्मूलों को जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा रट्टा भी लगा लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिंदगी में। ऊर्जा n की पावर 5/3 गुना हो जाएगी। ऊर्जा कितनी हो जाएगी? n की पावर 5/3 गुना हो जाएगी। क्लियर है कहानी? तो यह ऐसी चीजें निकाल सकते हैं हम। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन से, कि यहां पर छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। ओके सर। हर एक की आवेश स्मॉल कैपिटल क्यू, नया वाला आवेश क्यू डैश। ओके। त्रिज्या स्मॉल आर, बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर। नहीं पता कैसे निकाली? आयतन समान करके। n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 4/3 कैपिटल आर का क्यूब। ओके सर, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहां से आया n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 और स्मॉल आर इंटू बराबर हो गया कैपिटल आर के। ओके सर। आवेश n गुना हो जाएगा। आवेश में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर जितना आवेश है उन सबका आवेश जुड़ जाएगा। धारिता सिर्फ त्रिज्या पे निर्भर करती है, तो धारिता n की पावर 1/3 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार से विभव सर आवेश पे भी निर्भर करता है, त्रिज्या पे भी निर्भर करता है। तो यहां पर पहले वाले के लिखेंगे k क्यू बाय आर, दूसरे वाले के लिखेंगे v डैश बराबर k क्यू डैश बटा कैपिटल आर। अब q डैश जो होगा वो n क्यू होगा और कैपिटल आर जो होगा n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पर? अब यहां पर सर ये n है, ये n की पावर 1/3 है, तो इन दोनों को हमने माइनस करा या घात को माइनस करा, तो 1 - 1/3 2/3 होता है, और ये हमारा v आ गया। k क्यू बाय आर को हमने v लिख दिया। इसी प्रकार से ऊर्जा पे भी चर्चा कर ली हमने। ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा में सर हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। सर आपने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्यू स्क्वायर बाय 2c वाला फार्मूला ही क्यों लगाया? हाफ CV स्क्वायर वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देख क्वेश्चन में मुझे आवेश दिया था बस, और त्रिज्या दी हुई थी बस, इसके अलावा मुझे विभव नहीं दिया था। विभव तो मैंने निकाला ना यार, मैंने भी निकाला। अब अगर मान के चल कल को क्वेश्चन में तेरे को विभव ना दे तो क्या पहले निकालेगा फिर सॉल्व करेगा? नहीं सर। तो उसके बढ़िया जो क्वेश्चन में दिया उसी का यूज करके, ठीक है। पहला ये कारण था, लेकिन इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ऊर्जा का, वो ये है कि एक्चुअल में बेटा हमें आवेश दिया, हमें विभव नियत नहीं बोला है। तो विभव के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्यू स्क्वायर बाय 2c से करेंगे। क्लियर है मामला? क्यू स्क्वायर बाय 2c से करेंगे। यू लेस नहीं होता, नहीं बेटा यू लेस नहीं हो रहा ना, यू भी बढ़ जाएगा। अरे बड़ी बूंद बनाएगा तो उसकी ऊर्जा भी तो बढ़ जाएगी। बड़ी बूंद बनाएगा तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, तो उसकी ऊर्जा n की पावर 5/3 गुना हो गई है। सब बढ़ेगा ना, त्रिज्या बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। ये n की पावर 1/3 आया, इसका मतलब ये कम नहीं हो रही है। अरे बाप रे, एक तो धोखा ही खा गया। चल बता, मान के चल 8 बूंदे मिलकर, चल रहे भाई एग्जाम्पल से करते, वरना ये तो मामला ही गड़बड़ कर जाए। चलो 27 बूंदे ले, जो नीट में सवाल आए वही मान लेते। 27 बूंदे मिलकर 27 बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है। सब कुछ बताओ इसमें क्या क्या होगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। त्रिज्या कितनी होगी? विभव क्या होगा? सब कुछ कैलकुलेशन करके बताओ, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। हाँ भाई कैलकुलेशन करके बताओ। ये n की पावर 1/3 में तो कम नहीं हो रहा है ना? सॉल्व करके देख एक बार, पता चलेगा। बहुत तेज आंधी चल रही है, किसी चीज को टाइट पकड़ के बैठो, जेब में पत्थर डाल के बैठ जाओ।
ध्यान रखो अपना। एंटरटेनमेंट तो पूरा करते हैं यार तुम लोग, ये बात तो पक्का है। एक बच्चा बढ़िया कमेंट कर रहा है, ए मेरे चांद मेरे दोस्त को मीठी मीठी लोरी सुना देना और जो रिप्लाई ना दे उसे पलंग से गिरा देना, है ना। चांद के पास यही तो काम बचा है, और वो भी तेरे दोस्त के लिए। वैसे भी आधी जगह अमावस्या, अभी अमावस्या आने वाली है और बाकी आधी जगह बादल है, तो चांद वैसे भी नहीं देख पा रहा है कुछ, और वो भी तेरे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। उसे देखना ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है तेरे दोस्त को देखने की। वो बोले भैया ये कहां से मैसेज आ रहे हैं मुझे, ऐसे में समझ क्या करो, इसरो वाले अग्रवाल चंद्रयान नहीं भेजेंगे। बोले ये इनको बोल दो, इनके दोस्त को चांद गिराने आएगा तो हमें बात की बातें बताकर भी चले जाएगा, हमें फालतू में चंद्रयान भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की खोज करने गया था हमारा चंद्रयान, तो पता चल जाएगा चांद यहां आने वाला है। तो देखा भाई, तो त्रिज्या क्या होगी सर, n की पावर 1/3 स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R। तो 27 की घात 1/3 मतलब क्या हो गया, 3 गुना होगी ये। तो त्रिज्या जो होगी वह 3 गुना हो जाएगी, त्रिज्या 3 गुना हो जाएगी, आवेश जो होगा वो 27 गुना हो जाएगा, धारिता भी 3 गुना हो जाएगी क्योंकि वो n की पावर 1/3 है। विभव क्या है, n की पावर 2/3। तो v डैश जो होगा, देख n की पावर 1/3 करने पर तो सर 3 आता है, और 3 का वर्ग मतलब 9 गुना हो जाएगा। और ऊर्जा जो होगी वो ऊर्जा जो होगी 5 हो जाएगा, 1/3 के पहले 27 की घात 1/3, 3 आया, 3 की घात 5 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 5 बार कर, तो कितना आ रहा है 243। कुछ बच्चे बोले 243 गुना होगी सर ऊर्जा। हाँ सही बात है, 81 × 3 करेंगे। ठीक है मामला, चलो ओके। तो ये वाली कहानी यहां तक ही हम रखते हैं। अब इसके बाद में यहां पर ये जो हमने लिखा था, यहां पर ये वाली जो कहानी लिखी थी, अच्छा इसके एक काम करता हूं यार, इसके ना एक्चुअली में डेरिवेशन वगैरह होते हैं, लेकिन फिर वही वाली बातें फालतू का समय जाएगा और वो नहीं काम आएंगे यार, है ना। मतलब ये फॉर्मूला ही नीट में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मैं फिर भी आपको बता तो देता ही हूं, यहाँ पे धारिता होती कितनी कितनी है। जैसे अगर मान के चलो बाहर से अगर हमने इसे भू संपर्कित किया हुआ है तो ये जगह 4πε0 AB अपॉन में B - A। देख फॉर्मूला एक जैसा ही बनेगा, और इसमें फॉर्मूला जो बनता है धारिता का वो बनता है 4πε0 B² अपॉन में B - A। क्या कोई ये बता सकता है कि इन दोनों में से धारिता किसकी ज्यादा है? ए आंतरिक त्रिज्या, बी बाह्य त्रिज्या है। ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है। धारिता किस कंडीशन में ज्यादा मिलती है हमें, अंदर की तरफ भू संपर्कित करने से या बाहर की तरफ भू संपर्कित करने से? हाँ दूसरे वाले में ज्यादा, क्योंकि सर वहां बी का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे 4πε0 यहाँ पे a इंटू बी, यहाँ पे बी स्क्वायर और b - a b - a, ये a इंटू बी है। तो ये छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर, और ये बड़े नंबर का वर्ग, तो ऑब्वियस सी बात है सर दूसरे वाले में धारिता ज्यादा आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अगली हेडिंग डालेंगे। यह सवाल हो गया है, इसका एग्जाम्पल करवा दिया मैंने तुम्हें एक और ना, इसमें मेरे को नहीं लगता कि इसको कोई भी डाउट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम यहां पर CV² करेंगे, ठीक है कोई बात है ना। अच्छा मैं एक और बात बस ऐड करना चाह रहा था कि ये मैंने Q² 2 से सॉल्व किया, आप इसे हाफ CV² से भी करोगे और हाफ Q इंटू V से भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा बेटा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आंसर किसी से भी निकाला जा सकता है। जैसे QV करोगे तो अगर आपको ये n दिया है, n
Q इंटू V, तो N इंटू N की पावर 2/3, इनको जोड़ोगे आप घात में तो 5/3 आएगा। ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहो तो आंसर भी आप रख सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, बहकी से बातें कर रहा हूं। मैंने बोला मैंने Q²/2 से सॉल्व किया, तुम चाहते तो इसे इससे भी कर सकते थे। U डैश जो होता है वो, या U की वैल्यू होगी सर हाफ QV, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे U डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू NQ, और नया वाला विभव जो है, नया वाला विभव कितना है, N की पावर 2/3 इंटू V, तो ये हो जाएगा N की पावर 1 प्लस 2/3, और ये जो बचेगा वो U बचेगा, तो ये भी N की पावर 5/3 आएगा। आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए, अब अगर मेरे पास दो समांतर प्लेट संधारित्र है, देखो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये है तो प्लेट ही टाइप, प्लेट मतलब ऐसी प्लेट। अच्छा, तब प्लेट कैसी हो सकती है सर, प्लेट ऐसी भी हो सकती है ना, मतलब कि क्या हो सकता है सर, वर्ग के रूप में हो सकती है, आयताकार प्लेटें हो सकती है, गोलाकार वर्गाकार प्लेटें हो सकती है। ये सब क्या है सर, ये एक ही बात है, ऐसी प्लेटें हो सकती है, ऐसी गोल गोल हो सकती है प्लेटें। ठीक है, तो ये क्या मिलकर बना रही है, ये सब समांतर प्लेट संधारित्र मिलकर बनाएंगे। अब ये बनते कैसे, उस पर चर्चा करना हमारे लिए मेन मुद्दा ये है ना। देखो मान के चलो हमने बोला कि यहां पर ये प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो A है, और इनके मध्य दूरी जो है वो D है। इसका भी वही कहानी होगी, क्षेत्रफल A दूरी D। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेकर आते जिसपे हमने पॉजिटिव आवेश दे दिया, एक प्लेट लेकर आए जिससे हमने पॉजिटिव, पूरी प्लेट को हमने पॉजिटिव 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 आवेश दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये वाली जो प्लेट, इसकी दो सतह होंगी, तो अंदर वाली सतह पर नेगेटिव 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 आवेश आ जाएगा। और इस प्लेट की है ना, देखो आप इसको ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो, देखो मान के चलो कि यहां पर ये समांतर प्लेट संधारित्र, तो एक प्लेट लेकर आया मैं यहां पर, अब यहां पर ये प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, अब ये वैसे ही उदासीन थी, तो उसकी एक सतह पर नेगेटिव आवेश आ गया, एक सतह पर क्या गया, नेगेटिव 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 आवेश आ गया। अब इसमें पीछे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा अपने आप, क्योंकि तो उदासीन थी, तो एक जैसे गोले में हो रहा था वैसे ही होगा। तो यहां पर सर, यहां पर पूरा पूरा नेगेटिव आवेश आ गया, इधर पॉजिटिव आवेश आ गया। अब हम फिर से क्या चालाकी करेंगे कि सर विद्युत क्षेत्र अनंत तक ना फैले, उसके लिए हमने इसे बाहर से भूसंपर्कित कर दिया, तो एक पॉजिटिव आ गई, इधर नेगेटिव होगी। वैसे इसको भी करेंगे, इधर से भूसंपर्कित कर देंगे, इधर पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और इधर नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। अब हमें निकालनी है इसकी धारिता, तो धारिता कैसे निकलेगी सर, Q और V में संबंध बनाकर, Q और V में संबंध बनाकर। अब ये बताओ, इसमें आप Q और V क्या विभव लिखना सीखे कभी? नहीं सर, विभव तो नहीं सीखे हम। क्या आता है आपको समांतर प्लेट का, बताओ भाई क्या आता है समांतर प्लेट का? सर आपने कभी किसी जमाने में हमें इसमें विद्युत क्षेत्र लिखना जरूर सिखाया था। हाँ, मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि दो समांतर या एक समांतर प्लेट होती है तो उसका कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है ना। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने आपको बताया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और सिग्मा होता है आवेश बटे में क्षेत्रफल, आवेश बटे में क्षेत्रफल। तो यह मैंने बताया था आपको कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है E, वो होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह पॉजिटिव प्लेट के कारण होगा, नेगेटिव प्लेट के कारण भी, नेगेटिव प्लेट के कारण भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो नेट नेट कितना बन जाएगा, नेट नेट कितना बन जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव का कारण होगा, नेगेटिव का कारण होगा, दोनों के कारण इसी तरफ होगा, इसी तरफ होगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया भी है पहले। नेट विद्युत क्षेत्र होगा सर, दोनों के कारण जुड़ेगा, पॉजिटिव प्लेट के कारण और नेगेटिव, ये नीचे प्लस और नीचे माइनस को लगा दिया, ये समझने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट का एक नेगेटिव प्लेट का, और इनको दोनों को जोड़ूंगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आधा प्लस आधा होता है सर जी एक, क्या होता है, एक होता है। तो ये ई नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया।
अच्छा सर, मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं Q बाय ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट लिखा सकता हूं मैं। अब ये विद्युत क्षेत्र आया। अच्छा, अब यार ये बात तो पक्की है कि इसका विभव तो सर 0 है, क्योंकि भू संपर्कित कर दिया, इसका विभव V हो गया। तो यहां पर इसमें अगर मैं विभवांतर लिखूंगा तो विद्युत क्षेत्र, क्योंकि देख मुझे विभव से मतलब है, एक्चुअल मुझे किससे मतलब है, विभव से, है ना। मेरी इच्छा क्या है, विभव पता करने की। क्यों विभव पता करना है सर, क्योंकि मुझे धारिता पता करनी है। तो धारिता पता कैसे होगी, धारिता जो होगी वो विभव से पता चलेगी। किससे पता चलेगी, विभव से। तो यह होगा V बराबर E। अच्छा, विभव और E में क्या संबंध होता है सर, डेल्टा V बराबर होता है E इंटू एल। एल नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी डी लिख रहा हूं। नेगेटिव साइन होता है, लेकिन मैं तो केवल परिमाण लिख रहा हूं, बड़ा मैंने छोटा कर दिया मैंने। यह होता है E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, यह होगा विभवांतर के बराबर। किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र मुझे पता है, तो सर V या डेल्टा V, डेल्टा V तो क्या V माइनस 0 करूंगा, V माइनस 0 करूंगा तो V माइनस 0 तो V ही बचेगा। ये होगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और अगर सर आपको C निकालना था, हाँ सर, C होता है Q बाय V, Q बाय V। तो जरा निकाल कर देखते हैं हम यहां निकाल कर देखते हैं। तो इसमें यहां पर Q बटा V, अच्छा सर, तो ये रहा Q, ये रहा V, निकाल कर देखो तो A एप्सिलॉन नॉट उधर ले गया मैं, बटे में D कर दिया, ये हो गया Q बटे में V। आपकी जैसी इच्छा हो यार, V की वैल्यू उठा के यहां रख दो, Q की वैल्यू उठा के वहां रख दो, बस इसको सॉल्व करो आप। तो यहां से C की जो वाली ये बचा एप्सिलॉन नॉट A बटा D, ये बचा मेरे पास C। ये क्या बचा मेरे पास, C। C इज द धारिता एंड वी हैव गॉट द आंसर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D। क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट A बटा D, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला है और जिस पर होगी आगे की पूरी रोमांचकारी कहानी कल की क्लास में 7:30 बजे। ठीक है, तो ये क्या है, C बराबर आया है एप्सिलॉन नॉट A बटा D, और एप्सिलॉन नॉट A बटा D जो होगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा D जो होगा वह क्या क्या है, इसमें A क्या है, A जो है सर वो क्षेत्रफल है। प्लेट का क्षेत्रफल कैसा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकती है ना, वर्गाकार प्लेट भी होती है, कैसी भी हो, वृत्ताकार भी हो सकती है, उसका क्षेत्रफल लिखना होगा, प्लेट का क्षेत्रफल। और D जो होगा वो प्लेटों के मध्य दूरी होगा। प्लेटों के मध्य दूरी हो गई। क्लियर है मामला। एप्सिलॉन नॉट A बटा D धारिता होगी समांतर प्लेट संधारित्र की। ठीक है, अब हम इसमें कल समझेंगे पराविद्युत का क्या चक्कर होता है वगैरह सारी बातें क्या क्या होती है। क्लियर है कहानी। एप्सिलॉन नॉट A बटा D हमारे पास फॉर्मूला बना समांतर प्लेट संधारित्र का। हाँ ठीक है। ओए ये कौन आया, अभिषेक, कौन कौन फ्री फायर खेलता है, बंद कर दे बेटा, है ना। पता चला तेरे फ्री फायर के चक्कर में किसी ने बोल दिया मैं खेलता हूं, और उसके घर में मम्मी पापा ने देख लिया, तो तेरा तो ठीक है, लेकिन इस फ्री फायर के चक्कर में उसके घर में फ्री में फायर हो जाएगी उसके ऊपर, है ना। जो मार पड़ेगी उसको फ्री में, तो फ्री की फायर जो उसके लिए होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। नीट एग्जाम में कौन सा संधारित्र आएगा, यही आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र आएगा, बस समांतर प्लेट संधारित्र आएगा। क्लास का टाइम चेंज होगा अभी यार, वो है ना, थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, अभी रुक जाओ थोड़े दिन, हम आपको बताएंगे। क्योंकि बात यह है कि अभी वो जो नए नए बच्चे आए ना उड़ान वाले, उनको थोड़ा सा उड़ाए, उनको थोड़ा सेट कर दे, फिर हम सोचेंगे इस पर। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे 7:30 बजे।
है ना। तो उस पर और भी चर्चा करेंगे। अभी हमें ये भी देखना है कि इसके बीच में विद्युत क्षेत्र में और हम पराविद्युत पदार्थ डालते क्या होता है, पराविद्युत क्या होता है वगैरह सारी खाना, मतलब पराविद्युत पे क्लास करेंगे हम कल की क्लास पूरी। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।